हाय एवरीवन। आज हमारा हिस्ट्री का यहाँ पर लेक्चर नंबर 15 रहने वाला है और आज हम मीडिएवल हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, मुगल पीरियड। बेसिकली हम मुगल पीरियड या मुगल एम्पायर को दो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज हमारा पार्ट 1 है और एक लेक्चर और आएगा। दो लेक्चर में हम कंप्लीट मुगल पीरियड यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप मुझसे यहाँ पर मीडिएवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हो तो वो यही है, मुगल साम्राज्य। इसके बाद दिल्ली सल्तनत है, फिर बाद बाकी के जो छोटे टॉपिक बचते हैं वहां से सभी से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड मोस्ट इम्पोर्टेंट दो टॉपिक हैं। तो चलिए आज हम विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। अर्जुन बैच के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। अभी तक आपने स्टैटिक जीके नहीं करी है, स्टैटिक जीके हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टैटिक जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स करके, और हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दी हुई है, वहां से भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इन क्लासेस की डिजिटल फॉर्मेट में आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी उसके लिए मैं इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, मुगल पीरियड का स्टार्ट होता है बाबर से। अभी हम इसके बारे में पढ़ें, थोड़ा सा बाबर का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर था वहाँ तो हम विजयनगर एम्पायर पढ़ा था, बहामनी किंगडम पढ़ा था, लेकिन उससे पहले जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो हमने एंड किया था वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे बाबर धीरे धीरे इंडिया के कुछ वेस्टर्न रीजन वाले प्रोविंस हैं वहाँ पर कब्जा करता है। फिर धीरे धीरे जो लोधी डायनेस्टी रूल कर रही थी दिल्ली सल्तनत में, उसका जो रूलर था इब्राहिम लोदी, उसको अटैक करता है, उसको डिफीट करता है और यहाँ पर दिल्ली में अपनी जो पावर है वो इस्टेब्लिश करता है और दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर समापन हो जाता है और यहाँ से एक नए फेज की शुरुआत होती है, वो है आपका मुगल पीरियड। तो उसी के बारे में आज हम समझेंगे, उसी के बारे में हम यहाँ पर आज जानेंगे। तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि बाबर का जो ओरिजिन है वो कहाँ का है और बाबर इंडिया की तरफ क्यों आया, क्योंकि कोई तो रीजन रहा होगा कि बाबर इंडिया की तरफ आया। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाबर की, तो बाबर का जो जन्म है, डेट एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पे याद करना, 14 फरवरी 1483 अंडीजान में हुआ, जो कि एक प्लेस का नाम है फरगना वैली में। अब यहाँ पर देखो इसके जो वंशज हैं, अगर कभी कभी इसके वंशज भी पूछ लिया जाता है तो मैं वहां पर लिखवा देता हूँ। वंशज को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडेंट। ये किस वंशज से था, तो तैमूर तैमूर इन्वेजन के बारे में जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे ना, वही तैमूर की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर चंगेज खान, ये इसके कौन थे, वंशज थे, ये ध्यान रखना। और एक ये चगताई ट्राइब थी, हिंदी में भी इसको चगताई ट्राइब ही बोलेंगे, चगताई ट्राइब थी, उससे ये बिलोंग करता था। ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। 1483 में 14 फरवरी को इसकी क्या होती है, जन्म होता है। कहाँ पर, अंडीजान फरगना वैली में। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। कभी इसके फादर का नाम आपसे पूछ लिया जाए, इसके पिताजी का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारे हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आती है कि भैया आप हिंदी में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हो वो नहीं देते हो। तो मैं देखो यहाँ पे हिंदी में, अब मैं इसका जो नाम बोलूंगा अब वो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, क्योंकि देखो मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है। तो थोड़ा सा, अब जैसे मैं यहाँ पर मैंने तैमूर लिखा तो इसे तो यार हिंदी में लिख ही सकते हो। डिसेंडेंट मैंने यहाँ पर आपको वंशज बता ही दिया है, ठीक है। और यहाँ पर चंगेज खान वगैरह, इन नाम को तो आप खुद से यार हिंदी में लिख सकते हो। चगताई को चगताई बोलते हैं। अगर कोई इंग्लिश का वर्ड होगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि मैं उसे हिंदी में बताऊं, ठीक है। 90% मैं कोशिश करूंगा कि दोनों, अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है तो मैं उसको हिंदी में भी बताऊं, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब हम अगर इसके फादर, क्योंकि एक दो बार जब मैं पेपर एनालिसिस कर रहा था तो इसके फादर का नाम भी एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसके फादर का नाम ध्यान रखना। फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा। फादर का नाम क्या था यहाँ पर, उमर शेख मिर्जा। और बेसिकली ये गवर्नर थे फरगना के, ठीक है। अब देखो, गवर्नर को हिंदी में गवर्नर ही बोलेंगे। गवर्नर थे कहाँ के, गवर्नर थे कहाँ के, ये फरगना वैली के, ठीक है। फरगना के क्या थे, ये गवर्नर थे। इनके फादर उमर शेख मिर्जा, ध्यान रखना। जो बाबर के फादर का नाम क्या था यहाँ पर, उमर शेख मिर्जा। ये पेपर में नाम पूछा गया इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये बताते हैं कि बाबर सिर्फ 12 साल का था, अब लगा सकते हो सिर्फ 12 साल का था। 1494 में अप्रोक्स 14, डेट अगर आप नहीं भी याद करोगे तो इतना बस ये वॉर्न वाली याद कर लेना, ठीक है।
1494 में ये फरगना पर सक्सीड कर लेता है, फरगना पर विजय पा लेता है। अपनी मतलब 12 साल की उम्र में हम सही से समझ भी नहीं पाते थे चीज़ों को, ये 12 साल की उम्र में एक तरह से फरगना पर क्या कर लेता है, सक्सीड कर लेता है, फरगना पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। 1494 में क्या करता है, फरगना को क्या कर लेता है, सक्सीड कर लेता है, मतलब उस पर विजय पा लेता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। कभी अगर बाबर का यहाँ पर रियल नेम आपसे पूछ लिया जाए तो जहीरुद्दीन मोहम्मद, इसका वास्तविक नाम क्या था यहाँ पर, जहीरुद्दीन मोहम्मद, ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये फरगना पे यहाँ पर सक्सीड करता है फरगना को, और धीरे धीरे और जगह भी ये कॉन्क्यूस्ट करता है। बेसिकली जो इसका होम था वो सरहिंद में था। तो बेसिकली क्या होता है, जो वहाँ के रूलर्स होते हैं, लोकल रूलर्स होते हैं, अब उनके बारे में हमें ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इसको क्या करते हैं, डिफीट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको किधर जाना पड़ता है, बाबर को काबुल की तरफ जाता है, काबुल की तरफ ये माइग्रेट करता है। और लेकिन बाद में क्या होता है, काबुल की तरफ ये जाता है और काबुल को क्या कर लेता है, कॉन्कर कर लेता है, और वापस से ये सरहिंद को, अपनी होम स्टेट को कॉन्कर करने की सोचता है, लेकिन वहां पर ये कॉन्कर नहीं कर पाता है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। फिर इसका ध्यान बढ़ता है किधर की तरफ, इंडिया की तरफ। और इसको उस वक्त तक ये भी चीजें समझ में आ चुकी थी कि भाई यहाँ पर जो इंडिया है उसमें जो दिल्ली सल्तनत है वो धीरे धीरे वीक होती जा रही है, कोई अच्छा सक्सेसर नहीं है, और ये हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। तो ये उस अपॉर्चुनिटी का भी एक तरह से कह सकते हो कि फायदा उठाता है यहाँ पर। और ये भी माना जाता है कि जब ये काबुल में रूल कर रहा था ना बाबर, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो इकोनॉमी थी वो इतनी खराब हो गई थी, इसकी इकोनॉमी, कि यहाँ पर ये सही से जो इसके सोल्जर्स थे ना, इसका ही एक इसके ही दरबार में एक राइटर है, वो लिखते हैं कि इसकी जो इकोनॉमी थी वो इतनी कमजोर हो गई थी, इतनी बेकार हो गई थी कि सोल्जर को अच्छे से पे नहीं कर पा रहा था। अब इंडिया, आपको पता है इंडिया में सबकी नज़र इसीलिए रही है कि इंडिया अपने आप में बहुत ज़्यादा एक तरह से इकोनॉमी के मामले में अच्छा रहा है, तो इसने कहीं ना कहीं, वो भी एक रीजन था अपनी इकोनॉमी को सुधारना, अपने टेरिटरी को तो हर इंसान एक्सपेंड करना चाहता ही है, तो एक ये रीजन रहा। क्योंकि इसका जो होम स्टेट था वो तो इसके हाथ से चला गया, ये काबुल में है, तो धीरे धीरे ये पहले तो इंडिया के जो बेस्ट वाला पार्ट था, देखो जितने भी फॉरेन इन्वेजन देखोगे तो ये, जैसे अगर हमारा ये वाला जो पार्ट है ना इंडिया का, देखो मुझसे मैप अच्छे से बनता नहीं है, तो ये वाला जो अफगानिस्तान वगैरह है इधर, ये वाला जो पार्ट है ना, इधर से ही सबने फॉरेन इन्वेजन किया है, क्योंकि ज्यादातर इस दर से ही लोग इधर की तरफ आए हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज ये बता दी कि बाबर का रीजन क्या रहा, इंडिया की तरफ उसने माइग्रेट किया। बहुत सारे रीजन्स की, एक तो उसकी होम स्टेट उसके पास में नहीं रही थी, और उसके पास उधर जाने का कोई मतलब, जाता था वहां पर वो हार जाता था, तो इंडिया की तरफ माइग्रेट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इस वजह से वो किधर की तरफ माइग्रेट करता है, इंडिया की तरफ माइग्रेट करता है। और यहाँ पर जब वो इंडिया की तरफ माइग्रेट कर रहा होता है, ये नोट डाउन मत करना, सबसे पहले वो किसको कॉन्कर करता है, अफगानिस्तान को कॉन्कर करता है। उसके बाद ये कुछ रीजन पंजाब प्रोविंस का भी यहाँ पे कॉन्कर करता है, मतलब जीतता है, कब्जा करता है। और पंजाब में उस वक्त एक दौलत खान था, ये नोट डाउन कर लो, पंजाब में उस वक्त एक दौलत खान था। कौन था पंजाब में, दौलत खान, इसका नाम याद रखना। बेसिकली ये क्या था, एक अफगान चीफ था। कौन था ये, यहाँ पर एक अफगान चीफ था जो कि पंजाब वाले रीजन में रूल कर रहा था। अभी बेसिकली ये माना जाता है कि ये जो दौलत खान था, पहले तो बाबर से एकदम लड़ने की फिराक में था कि हाँ बाबर आएगा हम उससे लड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे दौलत खान को ये पता चल चुका था कि भाई बाबर की जो आर्मी है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर ये बाबर से लड़ेगा, पहले तो ये बाबर का अपोज कर रहा था, लेकिन बाद में इसे रियलाइजेशन हो गया था कि भाई बाबर की जो आर्मी है ना वो पावरफुल है, और अगर ये बाबर से लड़ेगा तो ये हार जाएगा। तो यहाँ पर दौलत खान बाबर को खुद से इनविटेशन भेजता है कि भाई साहब आप इंडिया आओ, इंडिया में आके जो दिल्ली में इब्राहिम लोदी रूल कर रहा है, जो लोदी डायनेस्टी रूल कर रही है, उसका मतलब एकदम उसे खत्म कर दो और आप यहाँ पर रूल स्टार्ट कर दो। और यहाँ पर ये माना जाता है कि ये जो दौलत खान था, ये बेसिकली इसकी भी नज़र दिल्ली सल्तनत पे थी, और ये चाहता था, देखो जो बाबर था वो कहीं ना कहीं तैमूर का ही वंशज था, मतलब तैमूर की वाली ही जनरेशन से चल के आ रहा था। तो उस वक्त दौलत खान के माइंड में ये था कि यार ये इंडिया आएगा, ये लूटपाट जो भी करनी होगी करेगा और यहाँ से चला जाएगा, बाद बाकी का
लोधी डायनेस्टी यहाँ पे खत्म हो जाएगी और दिल्ली में मेरा रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश कर पाऊंगा। तो ये भी दौलत खान की कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि भाई यहाँ पर बाबर आगे आके इंडिया में रुकने वाला है और आगे एक मुगल एम्पायर की शुरुआत होने वाली है। इस वक्त तक ये अंदाजा शायद दौलत खान नहीं लगा पाया था, और दौलत खान ही यहाँ पर इसको इन्वाइट करता है और दौलत खान इसको बिल्कुल हेल्प करता है किसमें, यहाँ पर लोधी डायनेस्टी को खत्म करने के लिए, इब्राहिम लोधी को मारने के लिए। तो इसको और कुछ टेक्स्ट में ये भी लिखा है, अभी हम यहाँ पर जो राणा सांगा के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ये भी लिखा है कि राणा सांगा भी कहीं ना कहीं बाबर को इनवाइट करते हैं दिल्ली सल्तनत को खत्म करने के लिए, लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट में ये मेंशन है, बहुत सारे टेक्स्ट में ये मेंशन नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि बाबर कैसे आया था। जो जो चीजें आपको समझ में आएंगी वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो दौलत खान बेसिकली क्या करता है, इसकी हेल्प करता है, इनवाइट करता है भारत में। ये पेपर में पूछी जा सकती है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत होती है एक नए एम्पायर की, एक नए साम्राज्य की, और यहाँ पर एक खत्म होता है दिल्ली सल्तनत। वो कैसे होता है, तो एक डेट ध्यान रखना, एग्जैक्टली तो शायद नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कभी एग्जैक्टली पूछ ले, 20 अप्रैल 1526 की बात है। कब की बात है, 20 अप्रैल 1526 की बात है, जहां पर देखो मैंने ये भी यहाँ लिखा हुआ है, इन्वाइटेड बाय दौलत खान लोधी। बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में। एग्जैक्ट डेट कभी एग्जामिनर पूछ ले तो कब होता है, बहुत रेयर पूछता है, ठीक है, नहीं पूछता है, 90% तो नहीं पूछेगा, तो खाली 1526 पता होना चाहिए। 1526 में पानीपत एक जगह थी, ठीक है, अभी के टाइम पे हरियाणा में है। वहां पर बाबर की जो फोर्सेस होती हैं और यहाँ पर जो इब्राहिम लोधी की फोर्सेस होती हैं आपस में भिड़ जाती हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। और वहां पर इब्राहिम खान, जो इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी की क्या हो जाती है, डिफीट हो जाती है। और इसी बैटल में ये माना जाता है, देखो गन पाउडर का यूज पहले से हो रहा था भारत में, लेकिन तोप में, आर्टिलरी जिसे हम बोलते हैं, आर्टिलरी में पहली बार जो गन पाउडर का यूज किया था वो बाबर ने किया था बैटल ऑफ पानीपत में। तो ये चीज भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बाबर क्या करता है, इस बैटल में इब्राहिम लोधी को हटाकर दिल्ली सल्तनत का खत्म हो जाता है और एक नए एम्पायर को फाउंड करता है, जिसका क्या नाम था, मुगल एम्पायर, ठीक है। वो क्या, किसका संस्थापक बना, ये मुगल साम्राज्य का। अब यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो एक डोमिनेशन का रूल था उसका एक नया फेज स्टार्ट होता है, दिल्ली सल्तनत खत्म होकर मुगल साम्राज्य की यहाँ पर शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पर यह माना जाता है कि ये बैटल होने के बाद मुगल साम्राज्य की रियल एक तरह से डोमिनेशन शुरू नहीं हुई थी। एक तरह से मुगल साम्राज्य स्थापित तो हो गया था, लेकिन असली जो डोमिनेशन है, असली जो रूल है, वो बताते हैं कि जो बैटल ऑफ खानवा होता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहीं मेंशन किया होगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, हम देख लेते हैं, ठीक है। हम वो सारी चीजें एक जगह लिखे हुए हैं मैंने बैटल, लेकिन मैं आपको एज अ क्रोनोलॉजिकल लेके चलता हूँ कि ये माना जाता है कि जो आपका बैटल ऑफ पानीपत हुआ, यहाँ पर बैटल ऑफ पानीपत में एक तरह से मुगल एम्पायर की शुरुआत तो हो गई, लेकिन कंप्लीटली नहीं बोल सकते हो, इसलिए बैटल ऑफ खानवा के बारे में आपको पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा होता है आपका 1527 में, डेट याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ खानवा किस किस के बीच में होता है, यहाँ पर बाबर होता है और उनके वर्सेस में कौन होते हैं, राणा सांगा होते हैं। कौन होते हैं यहाँ पर, राणा सांगा यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि राणा सांगा को और भी काफी जो राजपूत रूलर होते हैं वो भी मदद करते हैं। और यहाँ पर ये भी माना जाता है कि जो बाबर की आर्मी थी वो कम थी, लेकिन बाबर की जो वॉर में कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी थी, उन स्ट्रेटजी का यूज करके बाबर यहाँ पर राणा सांगा को डिफीट कर देता है और यहाँ पर बैटल ऑफ खानवा कौन जीत जाता है, बाबर यहाँ पर जीत जाता है। और इसी बैटल के बाद ये माना जाता है कि असली शुरुआत होती है किसकी, यहाँ पर मुगल एम्पायर की। मतलब असली जो एक तरह से मान सकते हो, जो असली शुरुआत, जो कंप्लीटली शुरुआत होती है वो इस बैटल के बाद ही होती है। और इस बैटल के बाद क्या होता है, राणा सांगा भाग जाते हैं अपनी जान को बचा के और बाद में फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं बाबर पर। लेकिन इस वक्त तक उसके नोबल समझ गए थे कि भाई अब बाबर पर अटैक करना सही नहीं है, और उसके नोबल्स ही, राणा सांगा के नोबल्स ही उनको पॉइजन दे देते हैं, जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर राणा सांगा की डेथ हो जाती है और मुगल एम्पायर का राइज हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बैटल ऑफ खानवा के बाद बात करें, चलो मैं वो बैटल दिखाई देता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंपोर्टेंट बैटल्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहला तो हमने जैसा देखा बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में, जिसमें ये डिफीट कर देते हैं इब्राहिम लोधी को और यहीं दिल्ली सल्तनत का खत्म होके मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है।
उसके बाद बैटल ऑफ खानवा देखा 1527 में, ये डिफीट कर देते हैं राणा सांगा को। उसके बाद हमने देखेंगे बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में होता है, जिसमें ये मेडनी रॉय को डिफीट करते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और बैटल ऑफ चंदेरी के बाद ये भी बताया जाता है कि जब बैटल ऑफ चंदेरी में राजपूत रूलर्स की डिफीट होती है, तो इस डिफीट के बाद जो राजपूत स्टेट की जो वुमेन्स होती है ना, सभी मिलके जौहर करती हैं। सभी मिलके क्या करती हैं, इस बैटल की डिफीट के बाद जौहर करती हैं, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा होता है। यहाँ पर क्या होता है, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें कि ये अफगान्स को डिफीट करते हैं। अगर हम थोड़ा सा बैटल ऑफ घाघरा के बारे में समझें, तो बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो हमारा पूर्व यूपी, पूर्वांचल वाला पार्ट है ना, आजकल जो आज का जो ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट है, उसमें क्या था, बेसिकली जो अफगान थे ना वो रूल कर रहे थे। लेकिन अफगान का जो रूल कर रहे थे ना, अफगान की ना कोई पॉपुलर लीडर, कोई एक जैसे पॉपुलर लीडर होता है ना, जैसे बीजेपी है, उसका अभी पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी है। अगर सपोज नरेंद्र मोदी ना रहे, कोई कोई और पार्टी ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो कोई एक पॉपुलर लीडर की तलाश में रहेगी ना बीजेपी सरकार की, कोई एक पॉपुलर लीडर आए। वैसे ही अफगान के पास भी कोई पॉपुलर लीडर नहीं था। और यहाँ पर आपको हमने पढ़ाया दिल्ली सल्तनत में, जैसे अभी हम बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी था ना, ये इब्राहिम लोदी की तो डेथ हो गई। यहाँ पर इसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है महमूद लोदी, जिसका नाम लिख लो, क्या था, महमूद लोदी होता है। अब ये भी अपने भाई का डेथ का बदला लेना चाहता था। ये भी वापस से अपनी मतलब दिल्ली सल्तनत को, अपनी लोधी डायनेस्टी को वापस से लाना चाहता था। तो बेसिकली ये कहाँ चला गया, ईस्टर्न यूपी में, जहाँ पर अफगान्स रूल कर रहे थे। और अफगान्स इसको क्या मान लेते हैं, अपना लीडर मान लेते हैं, अपना लीडर अनाउंस कर लेते हैं। और इसके मतलब इसके लीडरशिप में जो अफगान्स हैं उनकी जो पावर है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि अब अगर तुम जैसे दिल्ली में रूल कर रहे हो, यहाँ पर मुगल एम्पायर, बाबर दिल्ली में रूल कर रहा था, और इतना खतरा बढ़ जाता है अफगान से कि बाबर चाहते हुए भी इनको क्या नहीं कर सकता था, इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि ये लोग कभी भी बाबर के ऊपर अटैक कर सकते थे। तो इसलिए बाबर क्या करता है कि ठीक है भाई, आ जाओ, तुम लड़ लो, दो दो हाथ खेल लो। तो 1529 में बैटल ऑफ घाघरा होता है। बेसिकली ये घाघरा रिवर के पास होता है, इसलिए हम इसको बैटल ऑफ घाघरा बोला जाता है। अब घाघरा रिवर के पास क्या होता है, ये बेसिकली अफगान्स को हरा देता है, या आप ये कहो, ये मानो कि पूरी तरह से तो नहीं हरा पाता, क्योंकि बाद में ये बीमार भी हो जाता है बाबर। और कहीं ना कहीं इसको वापस दिल्ली आने की टेंशन थी कि दिल्ली पे कोई, दिल्ली में और लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको वहां से भी डिफेंड करना था। तो बाबर क्या करता है कि एक इनके साथ ट्रीटी साइन करता है, एक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन करता है, ठीक है। तो पूरी तरह से तो कंप्लीटली इसने अफगान्स को नहीं हराया था, लेकिन हाँ, जीत यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो कि किसकी हुई थी, बाबर की ही हुई थी। तो यहाँ पर या तो पेपर में अफगान्स दिया होगा या मोहम्मद लोदी दिया होगा। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मोहम्मद लोदी कौन था, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बैटल ऑफ घाघरा भी हो गया। तो इसको हम कैसे याद करते हैं, अगर आप याद करना चाहो तो देखो, बाबर आया, पहले पानी पीता है, फिर खाना खाता है, फिर चांद देखा, और फिर अपने घर चला गया। तो पहला हुआ बैटल ऑफ पानीपत, फिर हुआ बैटल ऑफ खानवा, फिर बैटल ऑफ चंदेरी, फिर बैटल ऑफ घाघरा। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इस तरह से याद कर सकते हो। बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को हराया, बैटल ऑफ चंदेरी में मेडनी रॉय को हराया, बैटल ऑफ घाघरा में अफगान्स को या महमूद लोदी को यहाँ पे हराता है। अब इसके बाद क्या है, ये 1530 में वापस किधर मार्च करता है, लाहौर की तरफ जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है, ये लाहौर की तरफ जा रहा होता है। और जब ये लाहौर की तरफ जा रहा होता है, तो बीच में क्या पड़ता है, काबुल पड़ता है। नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, काबुल तो बाद में आएगा ना। ये बेसिकली क्या है, काबुल जा रहा होता है, तो लाहौर में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लाहौर में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो ये यहाँ पर बाबर का जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे यहाँ लिखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें हम इधर देख चुके हैं। उसके बाद बाबर वाज द फर्स्ट टू यूज आर्टिलरी एंड गन पाउडर। आर्टिलरी मतलब तोप को ही हम बोलते हैं, और गन पाउडर का यूज करने वाला पावर क्या बना, पहला इंसान बना। और ये कब करता है, बैटल ऑफ पानीपत में। उसके बाद तो गन पाउडर का यूज एकदम बहुत रैपिडली राइज हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी ऑटोबायोग्राफी की, आत्मकथा की अगर हम बात करें, तो तुजुक ए बाबरी इसकी क्या है, आत्मकथा है, जो कि किस भाषा में है, तुर्की भाषा में है, ठीक है। इसको किसने लिखा है, अब्दुल, देखो ऑटोबायोग्राफी तो मतलब बाबर ही लिखेगा, ऑटोबायोग्राफी तो खुद से लिखी जाती है, लेकिन
इसको बाबर ने लिखा था तुर्किश लैंग्वेज में, लेकिन इसको पर्शियन लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया? पर्शियन लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया बाबरनामा। और इसको करा किसने था चेंज? अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, कभी ये पूछ ले कि तो जो ये बाबरी को या बाबरनामा को इंग्लिश में किसने चेंज किया है, तो इंग्लिश में जो चेंज किया गया है वो मैडम बेब्रिज के द्वारा चेंज किया है। किसके द्वारा चेंज किया गया है? यहाँ पर मैडम बेब्रिज के द्वारा चेंज किया गया है। और यहाँ पर उस किताब का नाम क्या रख दिया गया था? बुक ऑफ बाबर या लेटर ऑफ बाबर, उस किताब का नाम यहाँ पे दिया गया था। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद ये काबुली बाग मस्जिद बनवाता है यहाँ पर, कहाँ पर? पानीपत में बनवाता है। और कब बनवाता है? जब पानीपत की इसकी विक्ट्री हो जाती है, उसके बाद क्या बनवाता है? काबुली बाग मस्जिद बनवाता है। और यहाँ पर ये बाबरी मस्जिद बनवाता है। और बाबरी मस्जिद कहाँ पे बनवाता है? जहाँ पर राम जी का मंदिर था अयोध्या में, उसको तोड़वा के यहाँ पर ये बाबरी मस्जिद बनवाई जाती है अप्रॉक्स 1528 टू 29 के समथिंग। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर बैटल्स हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करें बाबर के बारे में, तो ये टाइटल अज्यूम करता है किसका? पादशाह का, ठीक है। पादशाह कौन होता है? किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा किसको बोला जाता है? यहाँ पर पादशाह को राजाओं का राजा बोला जाता था, उसका ये टाइटल अज्यूम करता था। ये ध्यान रखना कि ये टाइटल कब अज्यूम किया? तो ये जब काबुल को कॉन्क्वेस्ट करता है, मैंने बताया ना, होम स्टेट से जब इसको भगा दिया जाता है, वहाँ ये डिफीट हो जाता है, तो कहाँ आ जाता है? काबुल आता है। फिर अफगानिस्तान में रूल इस्टेब्लिश, अफगानिस्तान को कॉन्कर करता है, फिर पंजाब को करता है, फिर दिल्ली में लोधी डायनेस्टी को हराता है। तो जब ये काबुल में कॉन्क्विस्ट करता है, काबुल में जीत पाता है, तो वहाँ उसके बाद कौन सी उपाधि धारण करता है? यहाँ पर पादशाह की उपाधि धारण करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद कुछ फेमस मॉन्यूमेंट हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आराम बाग, जो कि किसने बनवाया? इसी के द्वारा बनवाया गया। और ये कहाँ पर लोकेटेड है आराम बाग? यहाँ पर ये आपका आगरा में लोकेटेड है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसके 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था हुमायूं, और छोटे 3 बेटे थे, जिनका नाम था क्या क्या? एक का नाम था हिंदल, एक का नाम था कामरान, एक का नाम था अस्कानी। ये इसके ब्रदर्स के नाम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। हिंदल, कामरान और अस्कानी, इसके 4 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम क्या था? यहाँ पर हुमायूं था। और जैसे हमने देखा कि कैसे इसका काबुल जाते वक्त क्या हो जाता है? लाहौर में डेथ हो जाती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और बाबर को पहली बार जो दफनाया जाता है वो आरामबाग आगरा में दफनाया जाता है, लेकिन बाद में इसको यहाँ से ले जाया जाता है और काबुल में इसको दफनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ बाबर का जो टाइम पीरियड है, या जो बाबर का रीन था, वो जो बाबर का टाइम था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और उससे इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें थी वो इतनी ही हैं, इतनी ही चीज़ें आपको पता होंगी तो आपका काम हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि बाबर के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, जिसमें बड़ा बेटा क्या नाम था? हुमायूं। देखो, हमेशा अगर आप मुगल एम्पायर पढ़ो, तो मुगल एम्पायर क्या यार, कितने बहुत सारे एम्पायर्स ऐसे रहे, खासकर जो मुस्लिम एम्पायर्स थे, वहाँ पर सक्सेशन का वॉर बहुत जल्दी छिड़ जाता था। सक्सेशन का वॉर, जैसे अब किसी के 4 बेटे, चारों बेटे आपस में लड़ेंगे, 5 बेटे, पांचों बेटे आपस में एक दूसरे को मार देंगे, जो बचेगा वो राजा बन जाएगा। मतलब आज के टाइम में भी अगर आप देखोगे तो भाइयों में आपस में रिलेशन काफ़ी हेल्दी है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन एक वो टाइम था जब लोग राजा बनने के लिए अपने भाइयों को मार देते थे, ठीक है। तो हुमायूं को भी यही टेंशन लग रही थी कि यार मेरे 4 बेटे हैं और ये आपस में मर पिट जाएंगे। तो वो क्या करता है, सबको बराबर टेरिटरी देता है, और हुमायूं भी उसमें कहीं ना कहीं उसका सहयोग रहता है। यहाँ पर कामरान, हिंदल, अस्कानी को अलग अलग जगह के गवर्नर बना दिया जाता है, और यहाँ पर हुमायूं को जो यहाँ पर मुगल एम्पायर की गद्दी है वो सौंप देता है। अगर हम अब पढ़ लेते हैं हुमायूं के बारे में, इनके बारे में इतना ही था, और ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वैसे देखा जाए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर यूपीएससी कर रहे हो तो कामरान इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम एसएससी कर रहे हैं तो एसएससी तक ही लिमिट रहेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा हुमायूं की। तो हुमायूं का जन्म 1507 में कहाँ होता है? काबुल में होता है। और यहाँ पर इसके फादर बाबर होते हैं, और इसकी मम्मी का नाम महम बेगम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ? काबुल में हुआ, ठीक है। बाबर और महम बेगम इसके कौन थे? पेरेंट्स थे। इसके भाइयों के बीच में और इसके बीच में एम्पायर को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, जिसके भाइयों के नाम थे कामरान, हिंदल और अस्कानी, ठीक है। नाम पता होना चाहिए।
अब यहाँ पर बैटल ऑफ चौसा। अब देखो यहाँ पर हम बैटल ऑफ चौसा के बारे में पढ़ें, उससे पहले थोड़ी और चीज़ें हुमायूं के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बैटल ऑफ चौसा में तो देखेंगे कि फिर यहाँ पे हुमायूं का एंड होगा और एक नई डायनेस्टी देखने को मिलेगी, सूरी डायनेस्टी। तो सूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा और हुमायूं के बारे में देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना, जब यहाँ पर बाबर की डेथ हुई थी। अच्छा, बाबर से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक दो बार आपके यहाँ पे सवाल बने बाबर से कि बाबर किसका डिवोटी था, तो मैं यहाँ पर लिख लो, नक्श नक्शबंदी सूफी लीडर था, एक नक्शबंदी सूफी लीडर था जिसका नाम था यहाँ पर ख्वाजा उबैदुल्ला। ख्वाजा उबैदुल्ला, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार करके नाम था उसका, अहरार, AHARAR। ठीक है, नक्शबंदी सूफी लीडर था कौन, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। इसका कौन था, डिवोटी था बाबर। ये एक दो बार सवाल बनाए और शायद इस बार MTS 2024 में भी बनाए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे हुमायूं के बारे में। तो देखो, जब हम हुमायूं के बारे में बात करते हैं तो हुमायूं की जो एज थी वो 23 ईयर्स के समथिंग था, ये लगभग 23 साल का था जब किसकी डेथ हो जाती है, यहाँ पर बाबर की डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो जैसे हमने देखा कि एम्पायर इसके चारों भाइयों में बट जाता है और इसको मुगल साम्राज्य का राजा बना दिया जाता है। तो इसके सामने बेसिकली दो प्रॉब्लम थी। एक तो लगातार जो अफगान पावर थी, जैसे कि हमने देखा कि जो बाबर था वो अफगान्स को कंप्लीटली नहीं हरा पाया था, एक ट्रीटी साइन हुई थी। अब भाई ट्रीटी साइन करके कहीं ना कहीं अफगान्स कमजोर तो नहीं पड़ने वाले थे, उन्होंने ट्रीटी बेशक साइन कर दी थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर इनकी अगेंस्ट एक क्या करने की कोशिश कर रहे थे, एक अपनी टीम, अपनी आर्मी को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे। तो हुमायूं के सामने उस वक्त दो प्रॉब्लम थी। एक तो ये जो लगातार अफगान्स की प्रॉब्लम चल रही है, जो आपका वेस्टर्न वाला रीजन है उधर की साइड जो अफगान्स की प्रॉब्लम चल रही है, जो बढ़ती पावर है उसको कहीं ना कहीं वो सप्रेस करना चाहता था। और बेसिकली यहाँ पर गुजरात वाला जो रीजन था वहां पर एक रूलर था बहादुर शाह। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है बहादुर, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं बहादुर शाह के बारे में भी। तो बेसिकली इसके पास सामने ये जो दो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी अगर इसको अपना साम्राज्य को अच्छे से रखना है। तो हुमायूं इन दो प्रॉब्लम में से सबसे ज्यादा जिस प्रॉब्लम पे फोकस करता है, इसको लगता है कि पहले यार अफगान की जो प्रॉब्लम है ना उसको ये ज्यादा सीरियसली लगता है। बोलता है यार सबसे पहले यार इन अफगान्स को हराना चाहिए। तो 1532 में, 1532 में ये अफगान्स को हराता है। ध्यान रखना, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, हिंदी वाले लिखो कि 1532 में जो हुमायूं होता है ये अफगान्स को हरा देता है, डिफीट कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये एक दिल्ली में दीन पना करके सिटी है वो बिल्डअप करता है। यहाँ पर शायद ये तो चीज़ हमने मेंशन भी की होगी कहीं। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन किया तो अभी मत लिखो। इसी 1532 के बाद ही वो लगभग दीन पनाह में दिल्ली में क्या करता है, दिल्ली में दीन पनाह को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और 1532 में जब ये अफगान्स को हरा देता है ना, उसके बाद ये सोचता है कि ठीक है भाई अब जो गुजरात वाला थ्रेट है उससे निपटते हैं। और ये क्या करता है, फिर बहादुर शाह की तरफ बढ़ता है। और ये माना जाता है कि बहादुर शाह की जो टेरिटरी थी ना धीरे धीरे उन पर कब्जा करने लग जाता है। जैसे देखो, आप नोट डाउन मत करना, जैसे पहले वो शायद मालवा वाले रीजन में था, मालवा वाले रीजन को कॉन्कर कर लेता है हुमायूं, तो फिर वो मंदसौर भाग जाता है। हम बहादुर शाह की बात कर रहे हैं, मंदसौर को कब्जा कर लेता है, फिर वो मांडू भाग जाता है। तो ऐसे ही वो भागता रहता है और ये कॉन्कर करता रहता है। और ये माना जाता है जैसे फिर इसने धीरे धीरे क्या किया, ये पूरा जो गुजरात वाला रीजन है ना, इनको पूरी तरह से गुजरात को कॉन्कर कर लेता है यहाँ पर हुमायूं। तो कभी अगर आपसे पेपर में सवाल पूछे कि गुजरात को किसने कॉन्कर किया था या बहादुर शाह को किसने हराया था, आपके में ये जगह तो नहीं पूछेगा कि किस जगह को कॉन्कर किया था। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 0.001% कभी पूछ ले तो वो तो नोट डाउन मत करो। लेकिन हाँ, कभी अगर आपसे पूछे कि बहादुर शाह को किसने हराया था, बहादुर बहादुर शाह को किसने हराया था यहाँ पर, तो बहादुर शाह को किसने हराया था यहाँ पर, हुमायूं ने हराया था। ये बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसको हराने के बाद पूरी गुजरात टेरिटरी पर, पूरे गुजरात वाले रीजन पे क्या कर लेता है, ये कब्जा कर लेता है। और कब्जा करके इसका जो ब्रदर होता है अस्कानी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, उसको क्या करता है, अस्कानी को ये वहां पर गवर्नर बना देता है। अब यहाँ पर जो इसका भाई होता है अस्कानी, एक तो ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होता है, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, और इनएक्सपीरियंस्ड होता है, इसे लड़ाई वॉर का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। यहाँ पर फिर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कौन, यहाँ पर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है बहादुर शाह, जिसको हराया था यहाँ पर किसने,
हुमायूं ने हराया था। तो बहादुर शाह क्या करता है, बाबर से अपनी जो पावर है उसको रिवाइव करता है, और अपनी पावर को वापस से रिवाइव करने के बाद इस अस्कानी पर अटैक कर देता है, और ये अस्कानी भाई साहब वापस से किधर भाग जाते हैं, आगरा की तरफ भाग जाते हैं, गुजरात वाले रीजन में। तो ये माना जाता है कि हुमायूं ने जितनी जल्दी गुजरात को कॉन्कर किया था उतनी जल्दी गंवा भी दिया था। तो दो पॉइंट यहाँ से इस स्टोरी से याद रखना कि गुजरात को कॉन्कर किसने किया, हुमायूं ने किया, और यहाँ पर गुजरात को कॉन्कर करने में किसको हराया था, बहादुर शाह को हराया था। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर बैटल ऑफ चौसा पर अब हम डिस्कस करते हैं। एक होता है बैटल ऑफ चौसा 1539 में, और ये बैटल ऑफ चौसा किस किस के बीच में होता है, हुमायूं के बीच में होता है और शेर शाह सूरी के बीच में होता है। अब आप पूछोगे भैया ये शेरशाह सूरी कौन है, तो अब हम यहाँ पर शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली शेरशाह सूरी का जो ओरिजिनल नाम होता है वो फरीद खान होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका जो ओरिजिनल नाम क्या होता है, कभी पेपर में पूछ ले, फरीद खान इसका ओरिजिनल नाम होता है। और एक ये जागीरदार होता है, उसका बेटा होता है, लेकिन ये बहुत बहादुर था अपनी ब्रेवरी की वजह से, और ये एक बार क्या करता है, शेर को मार देता है। उसके बाद इसका जो नाम है वो क्या पड़ जाता है, फरीद खान से शेर खान इसका नाम पड़ जाता है। तो फरीद खान हो, शेर खान हो, ये कौन है, सभी एक ही इंसान है। अब इसका क्या नाम पड़ जाता है, शेर खान पड़ जाता है, और ये बहुत बहादुर होता है। बाद में चल के क्या बनता है, ये अफगान्स का ही सरदार बनता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी देखे थे कि कैसे अफगान्स मुगल्स के लिए एक थ्रेट था। अब ये अफगान्स का क्या बन जाता है, यहाँ पर सरदार बन जाता है, और धीरे धीरे क्या करता है, अपनी पावर को यहाँ पर ये मजबूत करता रहता है, मजबूत करता रहता है। और यहाँ पर वक्त आता है मार्च 1539 का। अगर एग्जैक्ट कभी मंथ भी पूछ ले आपसे, मार्च 1539, अभी डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, बट अगर कभी मंथ पूछे आपसे तो मार्च 1539 में बैटल ऑफ चौसा होता है, जहां पर ये हुमायूं को बहुत बुरी तरह से, एक होता है हराना, एक होता है बहुत बुरी तरह से हरा देता है। और उसके बाद एक और बैटल होता है इसी के साथ, बैटल ऑफ कन्नौज बोलते हैं। फिर अभी यहाँ तो जो आपका हुमायूं होता है भाग जाता है, और फिर से बैटल होता है 1540 में, और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होता है 1540 में, जिसमें कि फिर से हुमायूं को डिफीट देखने को मिलती है, और हुमायूं अब यहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है, और पूरी तरह से यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य है उसे यहाँ इंडिया में छोड़ के क्या कर जाता है, वेस्ट की तरफ माइग्रेट कर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। तो ये शुरुआत होती है यहाँ से एक नई डायनेस्टी के, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होगी, अभी हम देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर भी टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि जो हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से लेके 40, और फिर 1555 से लेके 1556, ये एक नहीं है, ठीक है। अभी वापस आएगा कौन वापस आएगा यहाँ पर, आपका हुमायूं वापस आएगा, ठीक है। और शेर खान का यहाँ पर नाम शेर शाह सूरी कैसे पड़ता है, मतलब शेर शाह सूरी कैसे पड़ता है, तो जब ये बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा में इसको हरा देता है, उसके बाद इसका नाम शेर शाह सूरी पड़ता है। तो फरीद खान, शेर खान और शेर शाह सूरी एक ही हैं, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पर अब एक चीज ध्यान रखना, ये बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं को तो हराता ही हराता है, दो तीन बैटल और लिख लो। 1500, मतलब बैटल नहीं, ईयर लिख लो, 1542 में मालवा को कैप्चर कर लेता है। कभी कभी पेपर टफ बनाता है, बहुत रेयर पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि मालवा को कब कैप्चर किया था, मालवा को एक तरह से कब अपनी तरह पूरी तरह उस पर कब्जा कर लिया था, तो 1542 में। उसके बाद ये राजस्थान को, कंप्लीट राजस्थान को भी ये कॉन्कर कर लेता है 1543 में। तो ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर शेर शाह की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक या इसकी लाइफ का एक धब्बा बताता हूँ आपको, मे बी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ शेरशाह सूरी के बारे में। कि बेसिकली एक चंदेरी का राजा था, राजा थे सॉरी, उनका नाम था पूरनमल। तो बेसिकली इनका झगड़ा, मतलब वॉर हुआ, तो वॉर में डिसाइड हुआ कि भाई आप अपना जो किला है ना, उस किले को छोड़ दो, अपने फोर्ट को छोड़ दो, और मतलब एक होता है ना कि ट्रिटी साइन हुई कि आप अपने किले को छोड़ दो और आप चले जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। ये किसने कहा, शेरशाह सूरी ने। तो ये मान जाता है, जो आपके पूरनमल होते हैं, बेसिकली ये कौन होते हैं, एक राजपूत रूलर होते हैं। तो ये यहाँ पर जो किले को छोड़ के जा रहे होते हैं, तो ये माना जाता है कि भाई जब तुमने कुछ बोला और सामने वाला उस चीज को एग्री हो गया, तुम्हें फोर्ट चाहिए था, तुम फोर्ट ले लेते। भाई साहब ये उस राजा पूरनमल के साथ साथ 1000 राजपूत रूल, जो 1000 राजपूत की पार्टी होती है ना, उनको मरवा देता है। और ये मानो कि एक तरह से इसकी जिंदगी का वो एक बहुत बड़ा धब्बा है कि मतलब तुमने, भाई एक असली स्ट्रॉन्ग, वैसे काफी स्ट्रॉन्ग था, एक स्ट्रॉन्ग बंदे की ये कायरता वाली निशानी नहीं होती कि अगर तुमने कोई एक एग्रीमेंट साइन किया
उसके बाद वो इंसान मान गया, तो तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन ठीक है यार, वो हम मैं जस्ट स्टोरी के लिए बता रहा हूँ, मे बी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और 1545 में आप फाइनली देखोगे कि यहाँ पर शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अभी शेरशाह सूरी के बारे में अलग से भी मैंने स्लाइड बनाई हुई है, तो बाद बाकी की चीज़ें मैं उधर समझा दूंगा। और जब यहाँ पर 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है, तो 1545 के बाद इस्लाम शाह इसको सक्सीड करता है। कभी अगर आपसे पूछ ले शेरशाह सूरी को कौन सक्सीड करता है, तो एक इस्लाम शाह करके है, इसको सक्सीड कौन करता है लिख लेना, ठीक है। इस्लाम शाह इसको सक्सीड करता है, किसको, शेरशाह सूरी को। और लगभग 1553 में इस इस्लाम शाह की भी डेथ हो जाती है। और ये इस्लाम शाह, ये मानो कि मैक्सिमम टाइम तो अपने भाइयों से ही लड़ता रहा, किसके चक्कर में, सक्सेशन के चक्कर में। इसके भाई इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करते रहते थे, इसके अगेंस्ट रिवेलियन करते रहते थे। और मैक्सिमम टाइम ये जो 1545 से लेकर 1553 है ना, अपने भाइयों के अगेंस्ट ही लड़ता रहा था। लेकिन ये चीज़ आप मेंशन मत करो, ये पेपर में नहीं पूछी जाएगी। 1553 में जब इसकी डेथ हो जाती है, और ये माना जाता है कि काफ़ी यंग एज में इसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद अब इसको सक्सीड कौन करेगा, उसमें आपस में ही जंग शुरू हो जाती है। और कोई एक कॉम्पिटेंट या प्रोमिनेंट लीडर निकल के नहीं आता, उभर के नहीं आता। और इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कौन उठाता है यहाँ पर, वापस से फिर से यहाँ पर हुमायूं उठाता है, ठीक है। और हुमायूं, एक बैटल होता है यहाँ पर, आगे मैंने यहाँ पर मेंशन किया होगा। यहाँ पर हमारा एक बैटल होता है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा 1555 में, जहाँ पर सिकंदर शाह सूरी को, जो कि एक तरह से शेरशाह सूरी का बेटा था, उसको डिफीट कर दिया जाता है यहाँ पर। और डिफीट करके वापस से यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हो मुगल एम्पायर की फिर से शुरुआत हो जाएगी नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पर जो 15 साल तक जो राज किया था मुगल एम्पायर के बीच में, वो सूरी डायनेस्टी ने किया था, ठीक है। बाद बाकी की कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो मैं अभी बता दूंगा। जितना आपको पता होना चाहिए वो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने यहाँ क्या क्या मेंशन किया है वो सारी चीज़ें हम एक वन बाई वन देखते हैं। तो देखो 1539 में हमने देखा कैसे शेरशाह सूरी जीत जाता है। 1540 में फिर हमने देखा कि कैसे यहाँ पर कन्नौज का बैटल भी शेरशाह सूरी जीत जाता है। और उसके बाद हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ता है, ईरान की तरफ हुमायूं यहाँ पर भाग जाता है। और वहाँ कितने टाइम तक रहता है, लगभग 15 साल तक रहता है। 15 साल के रहने के बाद लास्ट के 3 साल में जब उसे पता चल जाता है कि सूरी डायनेस्टी यहाँ पे कमज़ोर पड़ रही है, तो वापस से वो अपनी रीऑर्गेनाइज करता है अपनी आर्मी को, और वापस से भारत आने के बारे में सोचता है। और 1555 में यहाँ पर आप देखोगे कि 1555 में वो वापस आता है। और उस वक्त कौन रूल कर रहा होता है, सिकंदर शाह सूरी, और उसको डिफीट कर देता है यहाँ पर। और डिफीट करने के बाद वापस से कौन सा एम्पायर स्टेब्लिश हो जाएगा, यहाँ पर मुगल एम्पायर यहाँ पर स्टेब्लिश कर देता है। और लगभग ये माना जाता है कि इस विक्ट्री के बाद 6 महीने तक ही हुमायूं आपका क्या रहा था, राजा रहा था। उसके बाद उसकी एक शेर मंडल लाइब्रेरी करके थी, उसकी सीढ़ियों से गिर के क्या हो जाती है, उसकी एक्सीडेंटल एक तरह से गिर जाता है, और उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डिफरेंट इंजरीज हो जाती हैं। और उस वक्त आपको पता, उतने अच्छे डॉक्टर तो नहीं थे कि भाई प्लास्टर कर देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं। तो धीरे धीरे उसकी करके क्या हो जाती है, यहाँ पर डेथ हो जाती है। कुछ हिस्टोरियंस, एग्जैक्टली तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक हिस्टोरियंस इनके हुमायूं के बारे में लिखते हैं कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, और एंड में लड़खड़ाते हुए ही मर गया, क्योंकि सीढ़ियों से गिर के मरा, क्योंकि लड़खड़ाता रहा कि कभी इधर भाग उधर भाग, इसकी ज़िंदगी कुछ इस तरह से ही रही। यहाँ पर ये दीन पनाह यहाँ पर सिटी भी फॉर्म करता है दिल्ली में, ये ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका था, जो कि जिसको ये अपनी सेकंड कैपिटल भी बनाता है। अगर कभी आपसे पेपर में पूछे कि दीन पनाह को सेकंड कैपिटल किसके द्वारा बनाया गया था यहाँ पर, तो हुमायूं के द्वारा बनाया गया था, ये चीज़ याद रखना। हामिदा बानो बेगम, जिसको हम हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं, जो इनकी पत्नी होती हैं, धर्म पत्नी होती हैं, वो हुमायूं टॉम्ब बनवाती हैं। क्या बनवाती हैं, हुमायूं टॉम्ब बनवाती हैं। और इस हुमायूं टॉम्ब को हम गार्डन टॉम्ब भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। गार्डन टॉम्ब क्यों बोला जाता है, गार्डन टॉम्ब इसलिए बोला जाता है कि इस टॉम्ब के चारों तरफ क्या बनाया गया था, गार्डन बनाया गया था। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद हुमायूं नामा जो बायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखी जाती है, गुलवदन बेगम के बाद द्वारा लिखी जाती है। और गुलवदन बेगम कौन है, यहाँ पर हुमायूं की बहन जी हैं, सिस्टर हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद जैसे हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा, या सूरी एम्पायर के बारे में पढ़ा, जैसा कि हमने देखा कि इसने 1540 में आया और 1545 में इसकी डेथ हो गई। तो कितने साल रूल किया इसने, 5 साल यहाँ पे ये
रूल करता है। ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी फेमस था, ये चीज़ ध्यान रखना, और अपने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के लिए काफ़ी फेमस था। इसने एक जुडिशियल डिपार्टमेंट भी बनवाया था जिसका नाम था यहाँ पर मुकदमा। तो ये जुडिशियल डिपार्टमेंट भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक यहाँ पर ये जीटी रोड की, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे हम बोलते हैं, जीटी रोड बोलते हैं, उसका भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराता है। कहाँ से कहाँ तक कराता है? दिल्ली से लेके अमृतसर तक यहाँ पर ये इसका कंस्ट्रक्शन कराता है। और इसकी जो डेथ है, कभी शेरशाह सूरी की डेथ पूछ ली जाए, जो अक्सर में पेपर में पूछ लेता है, बैटल ऑफ कालिंजर 1545 में हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है। और बैटल ऑफ कालिंजर में 1545 में जो शेरशाह सूरी है इसकी डेथ हो जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और इसका जो मकबरा है, जो इसकी टॉम्ब है, वो सासाराम में है। सासाराम कहाँ पर है? आपका बिहार में है। ठीक है। और यहाँ पर शेरशाह सूरी एक किला ए कुन्हा भी बनवाता है। ठीक है, जो कि कहाँ पे होता है? पुराना किला में होता है। और पुराना किला को ये कॉन्कर करता है, और पुराना किला बेसिकली कहाँ है? आपका दिल्ली में है। तो कभी ये पूछे कि किला ई कुन्हा किसने बनवाया, तो ये आपका हुमायूं ही बनवाता है। ये बेसिकली एक मौसक होती है, मस्जिद होती है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। पुराना किला बिल्ट बाई हुमायूं, लेकिन इसे कैप्चर कौन कर लेता है? यहाँ पर शेरशाह सूरी कर लेता है, जिसमें ये किला एक कुन्हा बनवाता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो देखो, अभी तक हम बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बेटे अकबर के बारे में, और हम अब वो कहानी के बारे में समझेंगे। अब वो कहानी देखने वाले हैं जहाँ पर अकबर क्या बनता है, अकबर की कहानी, अकबर से लेके अकबर द ग्रेट तक के बारे में हम देखने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा, अकबर के पिता हुमायूं 1539 और 1540 में लगातार शेरशाह सूरी से 2 बैटल कंटिन्यूसली हारने के बाद यहाँ से इन्हें भागना पड़ता है अपनी जान बचाकर। जब यहाँ से ये जान बचाकर भागते हैं तो ये माना जाता है कि इनके भाई भी इन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। जो हिंदल, कामरान और अस्कानी था, वो भी इन्हें सपोर्ट नहीं करता है। और उस वक्त बेसिकली जो मोर पावरफुल इनका भाई था वो कामरान था, और वो भी इनको प्रोटेक्शन नहीं देता, इनका सपोर्ट नहीं करता, इनको हेल्प नहीं करता। इस इतने बुरे वक्त में जब यहाँ पर इसको अपनी जान बचा के भागना पड़ रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो ये माना जाता है कि मैक्सिमम जो लोग हैं जिनसे ये सपोर्ट सीख करता है वो सपोर्ट नहीं देते हैं। वहीं पर यहाँ पर सिंध में एक अमरकोट प्रोविंस है, ध्यान रखना ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमरकोट प्रोविंस है। अमरकोट में, अमरकोट का उस वक्त राजपूत रूलर एक रूल कर रहे होते हैं, राजपूत रूलर रूल कर रहे होते हैं। अगर उनका कभी नाम पूछ ली तो राणा प्रसाद उनका नाम है। यहाँ पर क्या नाम है उनका? राणा प्रसाद यहाँ पर उनका नाम था। वो इसको प्रोटेक्शन देते हैं, इसको शरण देते हैं। और अपना जो बुरा वक्त होता है, ऐसा नहीं कि जो एस्केप का इसके 15 साल है वो अमरकोट में रहा, लेकिन बुरे वक्त में किसने शरण दी थी? अमरकोट में दी थी। और यहीं पर ये एक पर्सिया की हामिदा बानो बेगम से क्या करते हैं? शादी करते हैं। ठीक है, हुमायूं की शादी किससे हो जाती है? यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि हुमायूं और यहाँ पर हामिदा बानो बेगम। तो ये यहाँ पर जब ये सिंध की तरफ भागता है वहीं पर इसकी शादी होती है। और वहीं पर किसका जन्म होता है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। अमरकोट फोर्ट में ही यहाँ पर अकबर का जन्म होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और हुमायूं का एल्डेस्ट सन था अकबर। ठीक है, और कब जन्म हुआ अकबर का? 1542 में यहाँ पर अकबर का जन्म होता है। और ये किसके बेटे थे? हुमायूं के। कैसे जन्म हुआ वो मैंने यहाँ पे बता ही दिया। अब देखो, यहाँ पर जो जन्म हो रहा है अकबर का, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा अकबर की लाइफ को आने वाले टाइम में। जन्म हुआ कहाँ पर? राजपूत रूलर के यहाँ पर। अब इसकी इस चीज को मैं आगे कनेक्ट करूंगा जब हम आगे पढ़ रहे होंगे। अब जैसे अगर आपने अकबर के बारे में पहले पढ़ा होगा तो अकबर की बहुत ज़्यादा लिबरल पॉलिसी के बारे में देखा होगा, राजपूत अलायंसेस के बारे में देखा होगा। तो देखो, अब मतलब ये बात तो कहीं न कहीं फैक्ट है। बहुत कम लोग होते हैं इस चीज़ को लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोग याद रखते हैं। आपको जो परवरिश कैसे हुई है, कैसी जगह हुई है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसका जन्म कहाँ हुआ? राजपूत रूलर्स के यहाँ हुआ। और इसे पता था कि भाई इसका जो इसके गलत टाइम में इसका जो साथ दिया था, इसके जो फादर साहब का साथ दिया था, जो प्रोटेक्शन दी थी, वो एक राजपूत रूलर ने दी। तो आगे चल के आप इसकी पॉलिसीज में देखोगे कि एक तो लिबरल पॉलिसीज रही, राजपूत के साथ मैक्सिमम इसने अलायंस करने की ही कोशिश की थी अपने एंड से। तो बाद बाकी का जो राजपूत रूलर्स यहाँ पर मुगल से नहीं करना चाहते थे, उनसे ही इनकी लड़ाई हुई है, जिसे हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी देखते हैं। लेकिन हाँ, राजपूत रूलर्स के लिए काफ़ी एक तरह से ह्यूमन नेचर रहा है इसका। और काफ़ी लिबरल पॉलिसी आगे हम पढ़ने वाले हैं अकबर की। और यहाँ पर बहुत सारे राजपूत रूलर्स थे जो इसके साथ भी आ जाते हैं, और कुछ नहीं आते हैं, उनके डिफरेंट रीजन रहते हैं। जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी उसी का एक परिणाम था, तो वो भी बताएंगे कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी क्यों इसका परिणाम था।
और क्यों यहाँ पर महाराणा प्रताप यहाँ पर जो मुगल की फ्यूजरनिटी थी, जो मुगल के यहाँ पर इंक्लूड क्यों नहीं हो, उनके साथ यहाँ पर अलायंस क्यों नहीं की, वो भी हम इस सेक्शन में यहाँ पे समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये भी माना जाता है कि जो अकबर थे ना, उन्हें पढ़ने लिखने का तो बहुत शौक था, लेकिन इन्हें पढ़ना नहीं आ पाया, इन्होंने ना ही इन्हें अच्छे से लिखना आ पाया। इन्होंने कोशिश बहुत की थी पढ़ने और लिखने की, लेकिन इनको आ नहीं पाया। बहुत सारे हिस्टोरियंस इनको डिलेक्सिया की प्रॉब्लम भी बताते हैं, लेकिन वो अपने आप में एक कोई ऐसा 100% तो पता नहीं है। उस वक्त इतने हाई टेक्नोलॉजी वाले डॉक्टर तो थे नहीं, लेकिन हाँ, अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन फिर भी वो जो उसके यहाँ पर कोर्ट में रहते थे, या जो अब भाई एक राजा का रूलर था, तो जब उसका जो बचपन था, तब भी जो वो कहानियां और जो बुक्स वगैरह किसी को बुला के अपने पास और उनसे पढ़वाता था और खुद सुनता था। तो इसलिए आप देखोगे कि अकबर का जो माइंड है वो भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ। काफ़ी एक तरह से उसने सारी किताबें, हर तरह की किताब पढ़ी थी, तो उसका जो माइंड था वो भी एक तरह से लिबरल यहाँ पर रहता है। और देखो, यहाँ पर एक गजनी जगह थी, और ये माना जाता है कि गजनी में अकबर के अंकल बेसिकली रूल कर रहे थे, है ना। और यहाँ पर जब उसके अंकल की डेथ हो जाती है, तो हुमायूं क्या करता है, इस अकबर को ये माना जाता है कि 9 साल की उम्र में वाइसरॉय बना देता है। कहाँ का? गजनी का। अब लगा लो कि 9 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे, और 9 साल की उम्र में ये एक जगह का क्या बना दिया गया, वाइसरॉय बना दिया गया। ठीक है। अब देखो, वापस से ये दिल्ली कैसे आए, तो वो हमने देखा ही कि कैसे हुमायूं इस्लाम शाह के मरने के बाद क्या कर लेता है, दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। और दिल्ली पे कब्जा तो कर लेता है यहाँ पर, लेकिन सूरी वंश यहाँ पे फिर से चाह रहा था, फिर से इनको मुगल एम्पायर के अगेंस्ट हो जाता है, और फिर से चाह रहा था कि हम इसको फिर से मुगल डायनेस्टी को हरा दें। और यहाँ पर अब हुमायूं की तो डेथ हो गई, अगर अब सूरी एम्पायर से कोई लड़ने आएगा तो कौन एक तरह से उसको लीड करेगा, तो यहाँ पर कौन बचता है, अकबर ही बचता है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि सूरी वंश का एक शासक था, आदिल शाह सूरी। सूरी वंश का एक शासक था आदिल शाह सूरी। वो बिल्कुल हार नहीं मानता, वो बोलता भाई मुझे बदला लेना है, मुझे हराना है। इसका एक मिलिट्री कमांडर था, ये सब नाम लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एक मिलिट्री कमांडर था, उसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको आप शॉर्ट में किस नाम से जानते हो, यहाँ पर हेमू के नाम से जानते हो। और ये आदिल शाह सूरी क्या करता है, ये जो हिंदू मिलिट्री कमांडर होता है यहाँ पर हेमचंद्र विक्रमादित्य, मतलब हेमू जो होता है, इसको बोलता है कि जाओ और तुम यहाँ पर अकबर से लड़ाई करो, मुगल एम्पायर से यहाँ पे लड़ाई करो। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हेमू होता है वो एक पावरफुल कमांडर होता है, और धीरे धीरे क्या करता है, जो मुगल एम्पायर की टेरिटरी होती है, जो उनके गवर्नर रूल कर रहे होते हैं, उनको धीरे धीरे यहाँ पर हराना शुरू कर देता है। अब ये इसका जो लास्ट अटैक होना था वो कहाँ पे होना था, दिल्ली में होना था, और अकबर के साथ यहाँ पर इसका लड़ाई होनी थी। तो बेसिकली यहाँ पर आपका कौन सा बैटल होने जा रहा है, तो यहाँ पर होगा आपका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब देखा था, 1526 में देखा था। उसके 30 साल बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जहां पर जो आपका हेमू होता है और जो अकबर की आर्मी होती है, आपस में दोनों में लड़ाई होती है। और ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट जो बैटल है ना, वो यहाँ पर हेमू जीत चुका था। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि हेमू की आंख में एक तीर लग जाता है, जिसकी वजह से हेमू बेहोश हो जाता है और हेमू नीचे गिर जाता है। और लकीली कह सकते हो कि अकबर की वहां पे जीत होती है, अकबर जीत जाता है। अगर वो, ये माना जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियंस माने जाते हैं कि अगर उस दिन वो हेमू को तीर ना लगा हुआ होता, तो आज इतना आपको नहीं पढ़ना पड़ रहा होता मुगल एम्पायर के बारे में, लेकिन यार किसी और डायनेस्टी के बारे में पढ़ना पड़ रहा होता। तो हिस्ट्री तो पढ़नी है आपको। तो यहाँ पर जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, उसको कौन जीत जाता है, यहाँ पर जो मुगल आर्मी होती है वो यहाँ पर जीत जाती है। तो देखो, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है कि अकबर को जो राजा बनाया जाता है 1556 में बनाया जाता है, और उसमें लगभग 13 साल 4 महीने का था जब इसको कहाँ का क्राउन दे दिया जाता है, कालनपुर पंजाब का। और इसी वक्त सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है अकबर और हेमू के बीच में। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अकबर राजा कब बनता है, 1556 में, 13 साल। अभी देखो, कभी ये पूछ ले आपसे कि जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, या अकबर राजा कब बना था, किस एज में, तो देखो अगर पूरा डिटेल में दे 13 साल 4 महीने तो ठीक है, वरना 14 साल ध्यान रखना। तो अकबर पहला जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है जो लड़ता है, वो 14 साल की उम्र में लड़ता है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए।
और देखो यहाँ पर अभी 14 साल की उम्र थी इसकी, तो यहाँ पर एक कमांडर होता है बैरम खान, ठीक है। इसको इसके गार्जियन के रूप में भी या मेंटोर के रूप में भी जाना गया। बेसिकली अकबर के बिहार पर 4-5 साल तक यही यहाँ पर रूल कर रहा होता है। इसको वकील भी बोला जाता है और वकील ऑफ द मुगल एम्पायर। और या इसे आप मान सकते हो, कभी पेपर में पूछे कि खाने खाना का टाइटल किसने दिया, मतलब किसको दिया, खाने खानन का टाइटल अकबर ने ही इसको दिया था बैरम खान को, ठीक है। कभी अगर आपसे पूछ ले किसको दिया गया, बैरम खान को दिया गया। किसने दिया, तो अकबर ने यहाँ पे दिया। अब यहाँ पर कहीं न कहीं आपने एक चीज़ देखी होगी, जब कोई इंसान थोड़ा कम पावरफुल होता है, कम समझदार होता है, तब तो वो किसी की सुन रहा होता है। लेकिन जब वो धीरे-धीरे खुद पावरफुल हो जाता है, खुद समझदार हो जाता है, तो फिर वो किसी की सुनना बंद कर देता है। जैसे कि जब आप बच्चे थे, तब आप सबकी सुन लेते थे। लेकिन अब जैसे बड़े होते जा रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि आप समझदार होते जा रहे हो, आप नहीं सुनते हो और लोगों की, चाहे सामने वाला सही कह रहा हो, है ना? तो वही सेम यहाँ पर अकबर के साथ होता है। अकबर को ऐसा लगने लगता है बाद में, धीरे-धीरे 4-5 साल बाद, कि जो बैरम खान है बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी है, ऑथो ऑ ऑथो यहाँ पर बाद में अकबर को ये लगने लग जाता है कि बाद में जो बैरम खान है बहुत ज़्यादा अपनी चलाने लग गया है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गया है। तो वो तो भाई पहले से ही कर रहा था, बस ये है कि तुम बड़े हो गए हो, तुम समझदार हो गए हो और तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी बात को कोई डिनाई करे। इसी के लिए अकबर क्या करता है, उससे बोलता है कि भैया तुम ये सब चीज़ें छोड़ो, तुम हज के लिए चले जाओ। अब बैरम खान हज के लिए जा ही रहा था, तभी अफ़गान अफ़गान जो इनकी एनिमी थे, अफ़गान दुश्मनों ने बैरम खान को मार देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अकबर ही को ही मरवाता है, लेकिन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस डिबेट में नहीं जाएँगे कि अकबर ने मरवाया, अफ़गान फोर्सेस ने मारा, किसने मारा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत बैरम खान को मरवा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं भाई, अफ़गान फोर्सेस ने मरवाया था, अकबर ने नहीं मरवाया था। हम उस डिबेट में यहाँ पे नहीं जाएँगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर 4-5 साल तक रूल करता है और लगभग 1560 में जब अकबर बोलता है कि भाई तुम हज के लिए ले जाओ, और रास्ते में अफगान फोर्सेस मार देती हैं, तो यहाँ पर जो बैरम खान है उसका यहाँ पर एंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने ये बैरम खान के बारे में देखा, यहाँ इसका एंड हो जाएगा बैरम खान का। और बैरम खान की जो वाइफ होती है, जो विडो होती है, उससे अकबर शादी भी कर लेते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछे कि बैरम खान की विडो से किसने शादी की थी, तो यहाँ पर किस अकबर यहाँ पर शादी कर लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद मैरिज अलायंसेस के बारे में तो अब पढ़ने ही वाले हैं हम। जैसे कि इन्होंने किससे शादी की थी, हरका बाई से शादी की थी, जो किसकी बेटी थी, डॉटर ऑफ भारमल, जो कि एक राजपूत रूलर से, कहाँ के थे, आमेर के थे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब जैसे अकबर रूलिंग पावर में आ जाता है, तो बेसिकली क्या हुआ कि अब इसके कुछ भाई भी होते हैं जो इसके अगेंस्ट क्या कर देते हैं, रिवेल कर देते हैं। तो अब ये उनका रिवेल भी सप्रेस करता है, और उनके लिए कुछ, उनको वो आगे ऐसे रिवेल ना कर पाए। रिवेल का मतलब विद्रोह, या उसके अगेंस्ट उसको हराकर खुद राजा बनने की तलाश में, उसको रिवेल बोला जाता है। तो बेसिकली अब ये बहुत सारी पॉलिसीज भी लाता है। अब जैसे यहाँ पर ये एक पॉलिसी के तहत ही यहाँ पर ये हरका बाई से भी शादी करता है, जो कि डॉटर होती हैं राजा भरमल की, ठीक है, जो कि एक मतलब एक राजपूत रूलर थे। अभी कुछ इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या करता है, राजपूतों से ये हाथ मिला लेता है और उनकी प्रिंसेस वगैरह से ये शादी कर लेता था, ठीक है। और इसने राजपूतों को अपने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने मुगल प्रशासन में, मान सकते हो काफ़ी हाई स्टेटस भी दिया था, काफ़ी ऊंची पोस्ट पे भी उन लोगों को रखा हुआ था, राजपूत्स को। और इन्हीं डिफरेंट पॉलिसीज के चलते ये बताते हैं कि अकबर के रीन में, अकबर के टाइम पीरियड में धीरे धीरे क्या करता है, ये नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया के रूलर्स को या तो जंग में हरा देता है, या वो ऑलरेडी मान लेते हैं कि भैया हम हार चुके हैं, हम आपको टैक्स पे करेंगे। एक राजा को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे इसका सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया पे धीरे धीरे यहाँ पर इसका क्या होने लगता है, शासन यहाँ पर होने लगता है। अच्छा, इसका जो एक्सपेडिशन होता है डेक्कन की तरफ, तो पहला जो एक्सपेडिशन था डेक्कन की तरफ, कभी कभी पूछ लेता है पेपर में कि पहला जो इसका एक्सपेडिशन हुआ था डेक्कन की तरफ, उसमें इसने किस किस को भेजा था। तो देखो जो इसका पहला एक्सपेडिशन, मतलब जो पहला एक्सपेडिशन एक्सपेडिशन डेक्कन की तरफ, एक्सपेडिशन आप अटैक से समझ सकते हो, ठीक है, हमला से समझ सकते हो, डेक्कन की तरफ। उसमें ये एक तो मुराद को भेजता है, लीड कर रहा होता है जो आर्मी को, और एक होता है यहाँ पर अब्दुल रहीम खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये नाम याद रखना कि डेक्कन की तरफ
इसने किसको भेजा था, ये 2-3 बार सवाल बना है और शायद एमटीएस 2024 में बना है, अगर बना होगा तो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, अभी और यहाँ पर अकबर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। देखो वैसे तो कभी पूछेगा नहीं कि वो सेंट्रल इंडिया और जो नॉर्दर्न इंडिया की कौन कौन सी टेरिटरी को इसने कैप्चर किया था। अब जैसे देखो कोई भी शासन है, कोई भी जैसे मुगल एम्परर है, अब वो रूल कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि अगर उसने दिल्ली में रूल किया तो पूरे इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में रूल कर लिया। अब अलग अलग प्रोविंस में क्या होते थे, रूलर्स होते 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 थे, वहां पर जमींदार होते थे, अपने आप को वहां पे वो रूल कर रहे होते थे। तो अब क्या करना पड़ता था, अगर आपको उन सबको भी अपने पास में लेना, या तो उनको हरा दो या अपना इतना खौफ मचा दो कि वो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया ठीक है हम हार चुके हैं, बताओ हमसे तुम्हें क्या चाहिए। तो ये माना जाता है कि इसने अपने टेरिटरी में यहाँ पर मालवा को हराया था, गढ़ को हटाया, गढ़ करके एक जगह थी उसको, यहाँ पर गढ़ कटंगा था पूरा नाम शायद, हाँ गढ़ कटंगा उसका पूरा नाम था, गुजरात थी, बैरार थी, ये नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको बता रहा हूँ। अहमदनगर, बिहार जो ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर ईस्ट वाले रीजन में बिहार के साथ साथ बंगाल भी, उड़ीसा भी, ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो हम कश्मीर देख लो, काबुल, बलूचिस्तान, ये जस्ट इसने कि फॉरेन इन्वेजन को रोकने के लिए ये सारी टेरिटरी को इसने क्या कर रखा था, सक्सीड कर रखा था। और यहाँ पर एक और चीज आपको अकबर के बारे में मैं समझा देता हूँ। अकबर का मेन ये नहीं था कि भाई यहाँ पर सपोज किसी रूलर से लड़ाई हुई, अब हमको, अगर तुमने हार मान ली या तुम हार चुके हो, अब हम तुमको मार देंगे, तुम्हारी आर्मी को मार देंगे। अकबर की ये पॉलिसी नहीं थी और सारा तुम्हारे यहाँ हम रूल करने लग जाएंगे। अकबर की अगर देखोगे तो अगर वॉर होता था, अब वॉर में कोई राजा हार मान लिया तो बहुत एकदम ह्यूमन नेचर था, आप एकदम क्रियुअलिटी नहीं देखोगे जो और मुगल शासक करते थे कि सेना को मरवा दिया, सर कटवा दिया, रूलर को मरवा दिया। जैसे हमने शेरशाह के बारे में देखा कि कैसे उसने यहाँ पर जो फोर्ट लेने के बाद भी राजपूत आर्मी, 1,000 राजपूत आर्मी को मरवा दिया था। तो ये इसने थोड़ा, ये पहला मुगल एम्परर था जो जिसने अपनी पॉलिसी में चेंज किया था, और उसका बहुत बड़ा प्रभाव यही था कि ये, इसे पता था यार कहीं ना कहीं दिमाग में कि मैं, राजपूत ने मेरा उस टाइम पे हेल्प किया था जब कोई नहीं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में वो भी था। तो ये पहली बात तो, जो राजा खुद हार मान लेते थे उनसे बोलता था कि भाई बस तुम टैक्स देते रहो और कुछ नहीं चाहिए। और अगर वॉर में भी कोई लड़ाई हार मान लेते तो ऐसा नहीं है कि सोल्जर्स को बंदी बना लिया, सोल्जर्स को स्लेव के रूप में रख लिया, जो सोल्जर्स स्लेव के रूप में ऑलरेडी रखे हुए थे उनको भी ये फ्री कर देता है। और बहुत ह्यूमन नेचर रहता है इसका युद्ध के बाद। ठीक है, इसीलिए आप अकबर से अकबर द ग्रेट इसे बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पर धीरे धीरे मतलब जो पॉलिसी है काफी लिबरल होती गई, काफी लिबरल थी इसकी। जैसे कोई, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कोई वॉर में हार गया तो उनको मारा पीटा नहीं जाता था कि बस बाद में भाई आप टैक्स दे दो, यही इसकी रणनीति रही। और ये ऐसी पॉलिसी को अपनाने वाला पहला मुगल राजा था। अब यहाँ पर हम इसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट बैटल के बारे में देख लेते हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वो है यहाँ पर आपका कौन सा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि कब होता है, 1576 में। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अकबर का जो पहला एक्सपेडिशन था दक्कन की ओर, अकबर का पहला अभियान राजकुमार मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में अहमदनगर भेजा गया था। हाँ, कभी ये भी पूछे कि कहाँ पे भेजा गया था, दक्कन में कौन से वाले रीजन में, तो इन्होंने कहाँ पर अटैक किया था, अहमदनगर में किया था। ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके बाद अब हम अकबर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बैटल पढ़ लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहा यहाँ पर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ईयर याद रखना 1576 में हुआ है। ठीक है, ये किस किस के बीच में हुआ है, राणा प्रताप के बीच में। और मुगल आर्मी को कौन लीड कर रहे थे, तो यहाँ पर राजा मान सिंह यहाँ पर क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। अच्छा, अब आप यहाँ पर आपके मन में आ सकता है कि ये जो राणा प्रताप सिंह थे, ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह है, ये इन्होंने बैटल क्यों लड़ा। ठीक है, ये जब वो राजपूत के साथ इतना ज्यादा अच्छा था तो इनको बैटल्स लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखो जब हम बाबर के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो हमने एक इंपॉर्टेंट बैटल पढ़ा था, वो था आपका बैटल ऑफ खानवा। और कब हुआ था, 1527 में यहाँ पर बैटल ऑफ खानवा होता है, जिसमें बाबर, ये महाराणा प्रताप जो थे ना, इनके दादा को, ग्रैंडफादर को, जो कि कौन होते हैं, सॉरी, राणा सांगा होते हैं, उनको हरा देते हैं। तो वहीं से एक देख सकते हो कि इनको बेसिकली ये रूल सिसोदिया के राजपूत बोला जाता था इनको। तो ये जो राजपूत थे, जो सिसोदिया के राजपूत थे, ये मुगल से तभी से इनका टकराव चलता आया है। मुगल्स को ये तभी से पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर जब यहाँ पर डेथ हो जाती है किसकी, राणा सांगा की, बैटल ऑफ खानवा में 1527 में, तो यहाँ पर राणा सांगा के बेटे उदय सिंह
राजा बनते हैं, और वो भी आप देखोगे कि वो भी बैटल्स लड़ते रहते हैं, मुगल्स के साथ उनकी टकराव होती रहती है। और राणा उदय सिंह के बेटे होते हैं यहाँ पर महाराणा प्रताप सिंह, जिनके साथ अकबर का कौन सा बैटल देखने को मिलेगा आपको, 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब यहाँ पर क्या करता है अकबर, अकबर जो अमीर के एक राजा थे, वो भी बेसिकली राजपूत अलायंसेस के अंदर ही अकबर उनसे भी समझौता कर लेता है। तो अमेर के एक राजपूत रूलर थे जिनका नाम था राजा मानसिंह। तो राजा मानसिंह को क्या करता है, महाराणा प्रताप के यहाँ भेजता है, किसके लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप है, देखो राजपूत हैं भाई, वो अपने आगे किसी, मतलब देखो किसी की अगर तुम स्यूजर्निटी को एक्सेप्ट करोगे ना कहीं तो थोड़ा सा तो आपको दब के रहना पड़ेगा, चाहे सामने वाला रूलर कितना भी अच्छा हो। और देखो महाराणा प्रताप उस तरह के व्यक्ति नहीं थे, तो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से मना कर देते हैं। वही वजह होती है कि यहाँ पर कौन सा बैटल होता है, यहाँ पर बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, कौन सा बैटल होता है यहाँ पर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है। हल्दी घाटी में क्या, और अकबर की जो आर्मी को लीड कर रहा होता है, आर्मी अकबर खुद नहीं करता, एक राजपूत को राजपूत से लड़ा देता है। यहाँ पर हल्दी घाटी में जो अकबर का नेतृत्व किया था, जो अकबर को रिप्रेजेंट किया था, आर्मी को जो लीड कर रहा था, वो था यहाँ पर राजा मानसिंह। तो ये चीज भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये माना जाता है कि महाराणा प्रताप को मुगल्स जो आर्मी होती है ना, वो तीन तरफ से यहाँ पर घेर लेती है, और मतलब बहुत बुरी तरह से महाराणा प्रताप को घेर लेती हैं। लेकिन महाराणा प्रताप का जो काउंटर अटैक था ना, ये बताते हैं उस समय के जो हिस्टोरियंस हैं कि वो देखने लायक था। वो इतना भयंकर था कि जो मुगल आर्मी थी ना, वो भी हक्की बक्की रह गई थी, वो भी आश्चर्यजनक रह गई थी कि भाई हम लोग इतने हैं, इसने के बावजूद भी जो काउंटर अटैक महाराणा प्रताप का देखने को मिलता है, तो वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, और वो काफी प्रेरणीय है। और इसीलिए आज महाराणा प्रताप को सब पूछते हैं, एक बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि पावरफुल रूलर थे, पावरफुल राजपूत रूलर थे, यहाँ पर आप मान सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर जब महाराणा प्रताप, लेकिन ये भी माना जाता है, अच्छा आपके मन में आएगा कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में कभी आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप हार गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, वहां से एस्केप कर गए थे, और उसके पीछे भी कुछ रीजंस रहे थे। और ये माना जाता है कि उनका उस वक्त जो चेतक घोड़ा था, आप सभी जानते हो चेतक घोड़ा किनका था, महाराणा प्रताप का, अगर वो नहीं होता तो शायद उनकी उसी बैटल में डेथ हो गई होती। ठीक है, वो कहानी एक अलग है, कैसे उनकी जान बचती है, वो सारी चीजें। लेकिन अभी जो अगर कभी, वैसे अगर देखा जाए काफी हिस्टोरियंस की अगर हम किताबें पढ़ें और उनके बारे में जानें, तो यही माना जाता है कि ये बैटल अनडिसिजिव बैटल रहा। लेकिन कुछ किताबों में इसको ये माना जाता है कि जो अकबर की आर्मी थी, जो मुगल आर्मी थी, वो यहाँ पर इसको जीत जाती है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी मिले, दोनों सेम तो नहीं मिलेंगे, अगर कोई भी मिले तो यहाँ पर आप उस हिसाब से अपने पेपर के हिसाब से, अपने पेपर के ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जा सकते हो। और यहाँ पर ये बताते हैं कि इसने रामायण और महाभारत को किस लैंग्वेज में चेंज कराया था, यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज में चेंज कराया था। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर कभी कभी आपके पेपर में पूछ लेता है कि जो तानसेन था, जो नौ नवरत्न थे अकबर के कोर्ट में, जो तानसेन थे वो पहले किसके कोर्ट में थे, तो ये पहले रेवा कोर्ट में थे, जहां पर कौन से किंग थे, किंग रामचंद्र के यहाँ पर थे। ठीक है, तानसेन अकबर के पास आने से पहले रीवा दरबार राजा रामचंद्र के दरबारी थे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं अकबर के बारे में। तो यहाँ पर हम ये देखें, थोड़ा सा अकबर की पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर जो आपके हिंदुस्तान में जो इंडियन बुक हैं, जो इंडियन बुक्स है ना, वहां पर अकबर को हीरो माना गया है। और वहीं पर जो पाकिस्तानी बुक हैं, ठीक है, पाकिस्तानी जो अपनी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वहीं पर अकबर को ब्लेन माना गया है। वो क्यों माना गया है, ठीक है, वो इसीलिए माना गया है, इसकी जो लिबरल पॉलिसीज थी, जो हिंदुओं की तरफ इसका रुख था, उसी वजह से यहाँ पर जो ये अकबर था, उसको पाकिस्तान में एक तरह से ब्लेम कंसिडर किया गया है। ठीक है, अब कुछ पॉलिसीज देख लेते हैं, जैसे कौन कौन सी लिबरल पॉलिसी थी। तो जैसे एक थी यहाँ पर अकबर राजपूत पॉलिसी। अकबर राजपूत पॉलिसी बेसिकली देखो, अपने जो जन्म के समय, जैसे मैं बता चुका हूँ कि राजपूताना प्रोटेक्शन मिली थी। और जब राजपूताना प्रोटेक्शन मिली थी तो वो चीज़ इसके दिमाग में थी, कभी ऐसा नहीं कि इंसान भूल गए। और उसी को देखकर बहुत सारे राजपूतों के साथ इसने अलायंस किया। और ये बताते हैं कि राजपूतों के साथ इसका इतना अच्छा बिहेवियर था कि आने वाली राजपूतों की 3 पीढ़ी भी, बहुत सारे, ऐसे नहीं है कि सारे राजपूत, बहुत सारे आने वाली 3 पीढ़ी भी टैक्स देती रही है मुगल एम्पायर को। और जैसे मैंने बताया कि राजपूत अलायंसेस में क्या करता था, उनकी प्रिंसेस से शादी कर लेता था। तो प्रिंसेस से शादी करने के बाद यहाँ पर ये नहीं करता था कि भाई अब तुम मेरी वाइफ बन गई हो, अब ठीक है तुम मुस्लिम धर्म अपना लो।
ये माना जाता है कि कभी भी किसी भी हिंदू वाइफ को इसने फोर्स नहीं किया, किसके लिए, यहाँ पर धर्म अपनाने के लिए, कि भाई नहीं तुम यहाँ पर मुस्लिम धर्म अपना लो। और बहुत सारे यहाँ पर ये हिंदू टेम्पल भी बनवाता है, बहुत सारे यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर हिंदू टेम्पल बनवाता है। और हिंदुओं के लिए भी जैसे एक जजिया टैक्स था, देखो, जो कि नॉन मुस्लिम टैक्स था, जो सिर्फ हिंदुओं पे लगता था, उस जजिया टैक्स को भी यहाँ पर ये अबॉलिश कर देता है। और इसकी विक्ट्री ह्यूमिलिएशन के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कैसे ये विक्ट्री होने के बाद ह्यूमिलिएट नहीं करता था, लोगों को मारता काटता था नहीं था, उनको छोड़ देता था और उनका रूल वापस दे देता था उनको। और उनसे बोलता था कि ठीक है भाई, अब बस तुम टैक्स देते रहो हमको, ठीक है। और अगर हम इसकी जैसे अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो भी बहुत अच्छी थी। सभी धर्म को एक तरह से सेम वैल्यू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, ठीक है। आज भी हम में से काफ़ी लोग हैं जो सब धर्म को सेम रेस्पेक्ट नहीं कर पाते। उस वक्त इतने बड़े रूलर ने सभी धर्मों को सेम रेस्पेक्ट किया, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे मंदिर बनवाए, एक जो जजिया टैक्स था उसको अबॉलिश किया। वहीं पर उसी के तहत यहाँ पर एक ये धर्म शुरू करता है, दीन ए इलाही धर्म। इसमें ये माना गया कि भाई एक भगवान है, एक गॉड है, और इसमें सभी धर्मों से, जितने भी उस वक्त इंडिया में धर्म के लोग रह रहे थे, सभी धर्मों में जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको एक जगह लगाया गया, एक जगह निकाला गया, और फिर एक नया धर्म बनाया गया, दीन ये इलाही का, सभी धर्म से अच्छी अच्छी चीज़ें लेके। लेकिन ये धर्म ज़्यादा जाके आगे जाके राइज नहीं हुआ। इसको अगर देखा जाए, और ये भी नहीं था कि किसी को फोर्स किया गया हो कि भाई आप दीन इलाही को अडॉप्ट करो ही करो, ये अडॉप्ट करना आपकी मजबूरी है, ऐसा भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर जिसको करना है, अगर देखा कि पूरे मन से जिसने अडॉप्ट किया वो थे यहाँ पर बीरबल, ठीक है, जिन्होंने, ओनली हिंदू भी बोल सकते हो कि जिन्होंने इसको फॉलो किया था। तो ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर एक ये रिलीजियस पॉलिसी के अंदर ही राम सीता सिल्वर कॉइन भी चलाया था इसने। कभी अगर पेपर में पूछे, राम सीता सिल्वर कॉइन भी यहाँ पर ये चलाता है। क्या चलाता है? राम सीता सिल्वर कॉइन भी यहाँ पर ये चलाता है। उसके बाद एक यहाँ पर ये मनसबदारी सिस्टम भी चलाता है। मनसबदारी सिस्टम, अगर कभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनसबदारी सिस्टम किसने चलाया, मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था बेसिकली कि लोगों को रिक्रूट किया जाता था इस सिस्टम के तहत, और यहाँ पर अलग ऑफिशियल्स को अलग अलग रैंक पे उनकी पे क्या होगी, उनको कितना पे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें मनसबदारी सिस्टम के तहत तय की जाती थी। तो अगर कभी आपसे पूछे कि मनसबदारी सिस्टम किसने चलाया था, तो यहाँ पर अकबर मनसबदारी सिस्टम चलाता है। अच्छा, अकबर के कोर्ट में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था। अकबर के कोर्ट में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था, उसको क्या बोलते थे? दीवान बोलते थे। तो ये जो अकबर के कोर्ट में दीवान था, कभी पूछे ये दीवान क्या था, तो ये एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था अकबर के कोर्ट में। हिंदी वाले लिख लो, वित्त मंत्रालय था। और दीवान को तो दीवान ही बोलेंगे, मनसबदारी को मनसबदारी बोलेंगे, मनसबदारी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ये आप समझ ही सकते हो कि मनसबदारी का स्टार्ट किसने किया, यहाँ पर अकबर ने किया। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक था झरोका दर्शन, झरोका दर्शन, झरोका झरोका दर्शन की अगर कभी आपसे पूछ ले कि झरोका दर्शन की शुरुआत किसने की, तो झरोका दर्शन की शुरुआत भी यहाँ पर कौन करता है? अकबर करता है। ये चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए। अब आप पूछोगे भैया ये झरोका दर्शन क्या है, तो बेसिकली ये झरोका दर्शन था ना, इसके तहत क्या होता था, जो रूलर्स होते थे, ठीक है, वो अपने महल के बाहर आते थे डेली, रोजाना डेली बेसिस पे ये रिचुअल्स था कि अपने महल से खिड़कियों के बालकनी में आते थे, और वो बेसिकली जो लोग होते थे, जनता होते थे, उनको सुनते थे। तो ये था यहाँ पर झरोका दर्शन। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, इसके कोर्ट में एक वजीर होता था जिसको हम दीवान ए आला बोला जाता है, दीवान ए आला, या तो वजीर बोला जाएगा या दीवान ए आला। और वजीर से समझ में आता है कि ये कौन होता था, बेसिकली आज के टाइम का एक तरह से प्राइम मिनिस्टर था। तो ये चीज़ आप लोगों को, प्रधानमंत्री था, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और उसके बाद हम और कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कि अकबर क्या करता है, फतेहपुर सीकरी यहाँ पर बनवाता है, किसके ऑनर में? सलीम चिश्ती के ऑनर में बनवाता है। और गुजरात में जो इसका एक्सपेडिशन था, जो अटैक था, बेसिकली जो अभियान था यहाँ पर, उसको जीतने के बाद बनवाता है। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पर जो फतेहपुर सीकरी है वो यहाँ पर किसके ऑनर में बनवाई इसने, किस सूफी सेंट के ऑनर में बनवाई, तो सलीम चिश्ती के ऑनर में यहाँ पे बनवाता है। और इसका जो पहला एक्सपेडिशन होता है वो गुजरात में होता है। ये चीज़ भी, वो सॉरी, पहला एक्सपेडिशन नहीं, यहाँ पर जो किस अभियान
को कॉन्कर करने के बाद, किस अटैक को कॉन्कर करने के बाद, तो गुजरात को कॉन्कर करने के बाद ये यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता है, जो कि कहाँ पर है, आगरा के पास में है। और यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में ही ये एक बुलंद दरवाजा बनाया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पर ये माना जाता है कि ये पहली प्लांट सिटी थी किसकी, मुगल्स की। कभी अगर आपसे पूछ ले कि मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था, तो मुगलों का पहला जो नियोजित शहर था यहाँ पर, वो कौन सा था, फतेहपुर सीकरी था। ये कुछ और किला भी बनवाता है, जैसे कि आगरा का किला, लाहौर का किला और यहाँ पर इलाहाबाद का किला। ठीक है, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अब इसके इम्पोर्टेंट है नवरत्न, जिनको 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर बोला जाता है, जिसमें बीरबल थे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि प्रशासक। उसके बाद अबुल फजल यहाँ पर क्या थे, एक विद्वान मतलब स्कॉलर जिनको बोलते हैं, और एक स्टेटमेंट मतलब राजनेता थे। उसके बाद इनका अबुल फैजी पूरा नाम था, इसी का भाई था ये। ठीक है, ब्रदर ऑफ अबुल फजल, और ये भी एक स्कॉलर और स्टेटमैन था। अगर हम बात करें टोडरमल की, तो टोडरमल कौन थे, यहाँ पर रेवेन्यू मिनिस्टर थे, फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर थे। कभी अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, वित्त मंत्रालय या राजस्व मंत्रालय यहाँ पर बोला जाता है इसको हिंदी में। और यहाँ पर बात करें मान सिंह, तो मान सिंह कौन थे, मनसबदार थे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तानसेन यहाँ पर देख सकते हो कौन थे, म्यूजिशियन थे, जिनका ओरिजिनल नेम क्या था, राम तनु पांडे थे। ठीक है, राम तनु, देखो यहाँ पर ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था, तो राम तनु पांडे था। इनके गुरु का नाम क्या था, तो स्वामी हरिदास था। इनके गुरु का नाम क्या था यहाँ पर, स्वामी हरिदास। और अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे, यहाँ पर हिंदी हिंदी पोइट थे। और यहाँ पर मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजायुद्दीन, ये बेसिकली रिलीजियस मिनिस्टर थे, रिलीजियस एडवाइजर थे, एक तरह से ये मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम और बात करें तो देखो अकबर स्टार्ट करता है यहाँ पर इबादत खाना, जिसको बोलते हैं प्रेयर हाउस। और ये जो प्रेयर हाउस था, जो इबादत खाना, कहाँ पर बनाया गया था, फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसकी हेल्प से बनाया गया था, तो अबुल फैजी की हेल्प से यहाँ पर बनाया गया था। उसके बाद अब आ जाते हैं हम अकबरनामा पे। देखो अकबरनामा अब ऑटोबायोग्राफी तो होगी नहीं, जैसा मैंने बताया कि अकबर पे लिखना और पढ़ना नहीं आता था अच्छे से। तो अकबरनामा की जो बायोग्राफी है वो कौन लिखते हैं, अबुल फजल लिखते हैं, जो इसके कोर्ट में नवरत्न में से एक थे। ये अभी हम देख के आ रहे हैं। ठीक है, नवरत्न में से यहाँ पे एक थे। और यहाँ पर ये अकबरनामा को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में तो लिखते हैं अकबर के जो एंसेस्टर्स थे उसके बाद उनके बारे में। दूसरे पार्ट में लिखते हैं अकबर के रीन के बारे में, अकबर के शासनकाल के बारे में। तीसरे पार्ट में लिखते हैं यहाँ पर अकबर के प्रशासन के बारे में, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये 3 पार्ट में लिखा गया है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो एन ए अकबरी है, अकबरनामा को एन ए अकबर भी एन ए अकबरी भी बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एन ए अकबरी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 में अकबर के जो पूर्वज थे उनके बारे में दे रखा है, बाबर, हुमायूं, इनके बारे में दे रखा है। अकबर सेकंड जो आपका सेक्शन है उसमें अकबर के शासनकाल के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पर जो आपका थर्ड सेक्शन है उसमें अकबर के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे पता रखना, ध्यान रखना, सॉरी। और अबोलिस्ट करते हैं ये जजिया टैक्स को, जो कि एक नॉन मुस्लिम हिंदुओं पे लगने वाला टैक्स था, और उसको ये ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और इस टैक्स को ख़त्म करने के बाद इनकी काफ़ी तारीफ़ें भी चलती हैं, जैसे कि अभी अभी हमारे सरकार में प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम कर दें तो जनता तारीफ़ करती है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर, जैसे अभी इनकम टैक्स ख़त्म कर दिया जाए कि भाई ठीक है किसी पर भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो कितनी तारीफ़ होगी, है ना। लेकिन फिर सरकार का एक तरह से पता नहीं कभी तो वो आएगा। कुछ देश आप देखोगे जहाँ पर या तो इनकम टैक्स बहुत कम है और या ना के बराबर है, लेकिन यार फिर रेवेन्यू अपने भारत का तो उसी से चलता है। ठीक है, नहीं चाह के भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1605 में। और इनकी जो टॉम्ब है, यहाँ पर जो इनका मकबरा है वो कहाँ पर है, सिकंदरा में है, वहीं इनको दफनाया जाता है, आगरा में। ठीक है, मुगल्स ने ज़्यादातर रूल किया है, जो मेन रूलर होता था वो ज़्यादातर दिल्ली और आगरा में ही इन लोगों ने रूल किया है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद ये मनसबदारी सिस्टम भी चलाते हैं और जब्ती सिस्टम भी चलाते हैं अकबर के बारे में, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मनसबदारी के बारे में तो बताया, अभी हमने डिस्कस किया। जब्ती प्रथा भी कौन चलाता है यहाँ पर, अकबर ही चलाता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बारे में जैसे कि एक बैटल ऑफ अहमदनगर हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल था। कब हुआ वो याद मत रखो, लेकिन ये चांद बीबी वर्सेस अकबर हुआ था। ठीक है, और ये बैटल आपसे पूछा जाता है कि जो बैटल ऑफ अहमदनगर है वो किसके अगेंस्ट था, तो चांद बीबी के अगेंस्ट था, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना।
उसके बाद इसने जो फोर्सेबल कन्वर्जन होता था, जैसे पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया कि युद्ध होते थे और युद्ध में क्या होता था, जितने भी सामने वाले के स्लेव्स थे, जितने भी सामने वाले के स्लेव्स बोल सकते हो या आर्मी बोल सकते हो, उनको बंदी बना लिया जाता था। या तो उनको एग्री कर लिया जाता था कि भाई आप हमारे सोल्जर बन जाओ, या उनको इम्प्रीजमेंट कर दिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था। तो जो ये फोर्सिबल कन्वर्जन था, उनको बेसिकली एक आप दूसरे के बना के लाओ, उसे बंदी बना दो, फिर उन्हें फोर्स करो कि आप मुगल आर्मी में शामिल हो जाओ। उसको इसने बैन किया कब? 1562 में। उसके बाद पहले एक पिलग्रिम टैक्स लगता था हिंदुओं पर, जब तीर्थ करने जाते थे तो उसका भी टैक्स देना पड़ता था हिंदुओं को। तो 1564 में ये वो भी यहाँ पर अबॉलिश कर देता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ईयर भी याद ना रखो तो ये काम कौन करता है वो तो याद रख ही लेना, और अगर हो सके तो ईयर भी याद रख लेना, कभी डेप्थ में जाके पूछे तो आप बता पाओ। उसके बाद 1604 में पुर्तगीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं टोबैको को पहली बार। तो देखो 1604 में कर रहे हैं, मतलब अकबर का यहाँ पर रीन खत्म होने वाला है, टाइम पीरियड यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो एन ए अकबरी जो यहाँ पर अबुल फजल लिखते हैं, अकबरनामा लिखते हैं, कभी कभी एक दो बार मैंने ये भी सवाल देखा है, शायद एमटीएस 2024 में भी पूछा गया है या सीजीएल 2024 में, जब मैं 5 साल की पेपर्स एनालिसिस कर रहा था तो देख रहा था। अगर एमटीएस 2024 में पूछा होगा तो अभी हमारे क्वेश्चन में शामिल होगा। हम जो इसके क्वेश्चन करेंगे ना वो सेकंड पार्ट खत्म होने के बाद करेंगे। तो ये माना जाता है कि उसमें ये पूछा था कि जो अकबरनामा थी उसमें कौन कौन सी फसलों के नाम मेंशन थे। तो आपको जैसे सब याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा है कि 2 या 3 बार ऐसा सवाल बनाया है एसएससी में प्रीवियस ईयर में, और वहां पर टोबैको जरूर ऑप्शन में दे रखा है। अब टोबैको इस तरह से ऑप्शन में दे रखा है, अगर थोड़ा सा आप एलिमिनेट कर पाते, अगर आप पहले आपने पेपर में कभी आपने ये पेपर में क्वेश्चन देखा है तो टोबैको जो इंट्रोड्यूस हुआ 1604 में हुआ, और वो अकबर का एक तरह से लास्ट टाइम चल रहा था। ठीक है, पुर्तगीज भारत आ गए थे उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये समझना चाहिए कि टोबैको को एनी अकबरी में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि एनी अकबरी तो उसी के कोर्ट में लिखा जा रहा था ना, तो हो सकता है कि उसी के टाइम पे तो लास्ट वाली चीज़ें जो हैं वो फसलों के बारे में उसने जो ऑलरेडी मेंशन किए बाद में नहीं किया होगा। तो यहाँ पर कभी ऑप्शन में आए तो वहाँ पर वो टोबैको जरूर देगा। तो ध्यान रखना कि जो एन ए अकबरी में जो फसलों के बारे में अकबरनामा के जो फसलों के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ पर टोबैको के बारे में मेंशन नहीं है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये फॉलो करता है। मतलब शेर शाह के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था, सूरी के बारे में, सूरी डायनेस्टी, तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी फेमस था। तो अगर कभी पूछे कि अकबर किसके एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन मॉडल था उसको पूरी तरह फॉलो किया जाता, लेकिन उसमें से बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पर ये अकबर फॉलो करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये एक सिटी बनाता है यहाँ पर मकसूदाबाद। ठीक है, अगर मकसूदाबाद सिटी का निर्माण किसने किया, ये अगर कभी आपसे पूछ ले तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कौन करता है, अकबर करता है, जिसको आज के टाइम में मुर्शिदाबाद के नाम से बाद में ये पॉपुलर हुआ। बाद में 1605 में बीमारी की वजह से डेथ हो गई, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। टॉम भी हम अकबर की देख चुके हैं, कहाँ पर है, सिकंदरा में, और यही इसका क्या है, एक बुरियल प्लेस है। और इसी के साथ हमारी अकबर की कहानी, जो कि अकबर से द ग्रेट अकबर बनने की कहानी थी, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर था हमारा अच्छा लगा होगा। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो। आपकी फीडबैक ही है जो मुझे 4-4 5-5 घंटे मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, अगर आपका कोई सुझाव रहेगा तो मैं उसके बारे में भी समझने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। और देखो, ये स्टैटिक जीके हम कंप्लीट करा चुके हैं, उसके बाद अभी हम हिस्ट्री कर रहे हैं। अगर इनके नोट्स आप बना रहे हो तो ठीक है, अगर आप इसके नोट्स नहीं बना रहे हो तो नोट्स पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस 199 नहीं अभी 299 हो गई है, क्योंकि अभी हम डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आपको। अभी तक हमने सोचा था कि हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अब हम आपको डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। डिजिटल नोट्स बेसिकली जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हो, और वो टाइप नोट्स होंगे, लाइक बुक फॉर्मेट में हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। कंप्लीट स्टैटिक जीके के हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। कंप्लीट जो हमारे हिस्ट्री के लेक्चर्स हो रहे हैं इनके नोट्स, कंप्लीट आगे हम ज्योग्राफी कराने वाले हैं उसके नोट्स, कंप्लीट हम पॉलिटी कराने वाले हैं आगे उसके नोट्स, कंप्लीट हम इकोनॉमिक्स कराने वाले हैं उसके नोट्स, कंप्लीट हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कराने वाले हैं उसके नोट्स भी। और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर रूल कराऊंगा एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, उसके नोट्स भी आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे। यहाँ पर हिंदी में भी, हिंदी में अलग मिलेंगे और यहाँ पर इंग्लिश में अलग मिलेंगे। और इन सभी नोट्स के लिए आप एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम अपलोड करते हैं, और सिर्फ इसकी जो प्राइस है 299 यहाँ पर इसकी
प्राइस है। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। जब आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप करोगे तो हम बोलो कि भैया मुझे ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, हम विद इन 24 आवर्स आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। हर बार बोलता हूँ, एक बार फिर बोलूंगा कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और खुद पे भरोसा रखो। अगर आप खुद पे भरोसा रखोगे ना तो एक दिन जरूर कर लोगे। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, लेकिन एक दिन जरूर होती है। बस उस दिन का इंतजार करो और उस दिन के बारे में सोच कर पढ़ते रहो कि एक दिन ऐसी पीडीएफ आएगी जिसमें आपका नाम होगा, और उस दिन आपकी जिंदगी बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली चेंज हो जाती है जॉब लगने के बाद, लेकिन हाँ, बहुत हद तक चेंज हो जाती है। अपने फाइनेंशियली आप खुद पर डिपेंड हो सकते हो, अपनी जो चीज़ें हैं वो खुद ही आप खरीद सकते हो, आप फैमिली पर डिपेंड नहीं रहोगे। अपनी आगे की जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से जी जा सकती है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं, लग्जरियस लाइफ नहीं, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ अच्छे से जी जा सकती है। खाने-पीने में आपको कभी लाइफ में आगे जाके चल के प्रॉब्लम नहीं होगी, और कल को आप अपने माँ-बाप को भी अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे। तो कभी पढ़ने का मन ना करे तो ये सब चीज़ें सोच लिया करो। एक दिन जिस दिन पीडीएफ आएगी उसमें नाम होगा, उस दिन के बारे में सोच लिया करो कि उस दिन क्या मूवमेंट होगा, उस दिन आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच लिया करो जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं किया करे। आज हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आगे हम दूसरे लेक्चर में मुगल एम्पायर को ख़त्म करेंगे, जिसमें हम आने वाले रूलर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।